हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर वन शॉट में, यानी कि 1.5 से 2 घंटा या एट द मैक्स 2.5 घंटे के अंदर मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। वैसे 2.5 घंटा तो शायद मुश्किल से ही जाएगा। 1.5 से 2 घंटे के अंदर हम इस चैप्टर को पूरा खत्म कर डालेंगे, जबकि नॉर्मली ऑफलाइन क्लासेस में आपको ये चैप्टर जब पढ़ाया गया होगा तो आपने भी देखा होगा कम से कम इसको 8 से 10 घंटा लगता है। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूं, आपका अपना प्रोफेसर भैया ये वादा करता हूं कि इस चैप्टर का बिना कुछ भी मिस किए, बिना कुछ भी छोड़े पूरा थ्योरी पार्ट सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में खत्म करवा दूंगा। कुछ भी नहीं छूटेगा और सारा टॉपिक समझ में भी आएगा, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, आपकी ब्लेसिंग्स मुझ पर निछावर करते रहिए। सो बेसिकली फिजिक्स 11th स्टैंडर्ड में देख लेते हैं कौन सा चैप्टर है जो कि बेसिकली एग्जाम के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी का पार्ट 12th में भी कंटिन्यूड है। 12th में भी ये पार्ट कंटिन्यूड है। तो चैप्टर नंबर है 12 जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये बेसिकली पेज नंबर 221 पे है। तो मैं जो है 221 पे ले जाता हूं, ठीक है इसको। सो 221 पे हम लोग जाते हैं। 221 ना लेके 231 लेता हूं बिकॉज 10 पेज का इसमें डिफरेंस है। वो बाकी के स्टार्टिंग के जो पेजेस हैं उसमें क्या है, सब वही है ना, मतलब इंडेक्स एंड ऑल। चलिए आ गया मैग्नेटिज्म, आ गया मैग्नेटिज्म। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सो हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म आखिर क्या कहती है। तो मैग्नेटिज्म अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैग्नेटिज्म काफी पुराना है। 600 बीसी किसे कहते हैं समझते हैं आप लोग? 600 बीसी। सो 600 बीसी इज मतलब जीसस क्राइस्ट का जो जमाना है उससे भी 600 साल पहले जीसस क्राइस्ट जो थे, है ना, जीसस क्राइस्ट। अरे हमारा जो कैलेंडर है भैया वो क्रिश्चियन कैलेंडर है ना। तो हमारा जो कैलेंडर है जिसमें 2022 अभी चल रहा है, 2023 चल रहा है, सॉरी। तो 2023 चल रहा है, तो 2023 साल हो चुके, ठीक है, जीसस के बर्थ के टाइम से। तो कैलेंडर शुरू होने से भी 600 साल पहले ऑलरेडी कुछ साइंटिस्ट थे ग्रीस नाम के देश में। ग्रीस एक देश है जिसका अभी जो ऑफिशियल नाम है वो है हेलेनिक रिपब्लिक, और ये यूरोप का एक देश है। ये बहुत ही प्राचीन, बहुत ही मतलब यानी कि महान देश माना जाता रहा है। इसके पीछे रीजन ये है बिकॉज आप कहीं पर भी अगर आप कोई भी फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पर आपको इसके देशवासियों का नाम सुनने जरूर मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने पाइथागोरस सुना है, वो ग्रीस का है। आप अगर मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो एमबीबीएस में जो शपथ ली जाती है हिपोक्रेटिक ओथ, और जिसे फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है हिपोक्रेट, तो वो हिपोक्रेट कहां का है? ग्रीस का है। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो नाम आता है राजा सिकंदर का, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे हम कहते हैं। तो ये कहां का है? वो भी है ग्रीस का। जब हम बात करते हैं फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी की तो वहां पर एक बहुत ही महान दर्शन शास्त्री आते हैं, समाज शास्त्री आते हैं, जिनका नाम है सोक्रेटिस, जिनको हिंदी में सुकरात भी कहते हैं। तो वो कहां के हैं? ग्रीस। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं वहां पर नाम आता है एक बहुत ही महान साइंटिस्ट का जो कि पुराने जमाने का न्यूटन माना जा सकता है। तो ये जो साइंटिस्ट है इसका नाम है आर्किमिडीज। वो कहां के हैं? ग्रीस के। आर्किमिडीज और एरिस्टोटल, आर्किमिडीज एरिस्टोटल दोनों ही पुराने जमाने के एक तरीके से कहेंगे तो न्यूटन है। बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, बहुत काम किया है। तो जितने भी आप नाम सुनेंगे पुराने जमाने के साइंटिस्ट लोगों के, इनके देश के सुनेंगे। तो ग्रीस पुराने जमाने में बहुत ही संपन्न था, बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस था। अपना इंडिया भी था, ऑब्वियसली हमारा इंडिया बहुत महान था। हमारे इंडिया में पहले जमाने में रिसर्च बहुत हुआ करती थी, बट प्रॉब्लम यह है कि हमारा अब ज्यादा कुछ बचा नहीं बिकॉज हम लोगों ने इतना संभाल के नहीं रखा जितना यूरोपियंस ने ग्रीस की नॉलेज को संभाल के रखा है। तो ग्रीस में जो नॉलेज थी वो आज भी हमारे पास है, लेकिन इंडिया की काफी सारी नॉलेज जो है वो गायब हो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी है। उसके कुछ रीजंस ये भी हैं कि हमने क्या किया कि जो नॉलेज थी वो बेसिकली कहीं पेड़ों पे लिखी, कहीं पत्तों पे लिखी, कहीं कागज पे लिखी। अब ये चीजें इतने साल चलती नहीं है। लेकिन जो ग्रीस के लोग हैं इन्होंने अपनी नॉलेज पत्थरों पे गुदवाई। गुदवाना मतलब एनग्रेव करना, पत्थरों पे एनग्रेविंग करवाई।
जब पत्थरों पे एनग्रेविंग करवाई तो पत्थर की लाइफ तो काफी लंबी होती है, तो पत्थरों पे इनकी लिखावट आज भी रह गई और हमें आज भी इनकी वो टैबलेट्स मिलती हैं, टैबलेट्स कहते हैं उसे। तो वो टैबलेट्स आज भी हमें इनकी मिलती है, जहां से मालूम पड़ता है इनके वैज्ञानिकों के बारे में। वरना ऐसा नहीं है, हमारे भारत में भी एक से एक वैज्ञानिक रहे हैं। हम लोग जानते हैं मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, जो कि आज से 1500 साल पुराने थे। बहुत ग्रेट लिटरेचर वाले जो हमारे एक यानी कि हैं बंदे, जिनका नाम है क्या क्या नाम है बताएंगे आप लोग, जो लिटरेचर में बहुत आगे? कालिदास जी। तो कालिदास जी भी मतलब लगभग ऐसा कहा जाता है 1500-1600 साल पुराने हैं। और वैसे और भी हैं, भास्कराचार्य हैं, फिर राइटर्स में बाणभट्ट हैं, एंड बहुत है, मतलब नाम अनगिनत है। आपको मालूम होना चाहिए जिन्होंने सर्जरी की किताब लिखी है, तो सुश्रुत उनका नाम है, जिन्होंने लिखा है सुश्रुता संहिता। तो देर आर मेनी मेनी पीपल लाइक दैट। लेकिन प्रॉब्लम यही है जो मैंने आपको बताई कि इंडिया के लोग जो है नॉलेज को बचा के नहीं रख पाए। तो नॉलेज तो बहुत थी इंडिया में, लेकिन वो बचा के नहीं रख पाए, ग्रीस वाले लोग ने बचाई। चलिए एनीवे फिजिक्स पे वापस लौट आते हैं। मैं कहां पता नहीं इतिहास में घुस गया। सो 600 बीसी में साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने बेसिकली मैग्नेटिज्म को डिस्कवर किया। ऐसा कहा जाता है कि एक गांव था जिसका नाम था मैग्नीशिया, और मैग्नीशिया नाम के गांव में जब जो गडरिये होते हैं, चरवाहे होते हैं, शेपर्ड्स, ठीक है समझते हैं, जो चरवाहा होता है, गडरिया होता है, अरे जो बकरियां, भेड़ बकरियां चराने के लिए कहीं ले जाता है, भेड़ बकरियों को अपने साथ कहीं ले जाता है चरवाने के लिए, खाना खिलाने के लिए। तो बेसिकली वो चरवाहे जब जूते पहना करते थे, अरे लंबा रास्ता जाना है तो जूते पहनना पड़ेगा। तो पुराने जमाने के जूते कैसे होते थे? लकड़ा होता था, लकड़े को ही जूता बना लिया, उसमें पैर घुसाया और उसी पे कीले ठोक के उसको टाइट कर दिया। तो कीले जब लगे होंगे लकड़े में तो बेसिकली कुछ ना कुछ अजीब तो होगा। तो हुआ ये कि जब वो चरवाहे उस गांव मैग्नीशिया से गुजरते थे तो उन्हें अपना पांव भारी लगता था, उन्हें पांव उठाने में तकलीफ होती थी, क्योंकि वहां पर है ना नीचे एक्चुअल में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई थी उसके आसपास और नीचे, जो अट्रैक्ट कर रही थी उन लोहे के कीलों को। अब लोगों को पता नहीं था कि ये चीजें एक्चुअली क्या हैं, लेकिन लिसन वेरी केयरफुली, उसमें था फेरोसोफेरिक ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड, ऐसे करके कुछ कंपाउंड्स थे, आयरन के कंपाउंड्स थे, लोहे के कंपाउंड्स थे। और बेसिकली उनमें था वो प्रॉपर्टी जिसको आज हम मैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं। मैग्नेटिज्म, मैग्नेट क्यों कहते हैं? मैग्नेट तो जस्ट ऐसे ही नाम दे दिया। अरे लिसन वेरी केयरफुली, मैग्नीशिया में मिला तो नाम मैग्नेट रख दिया, इंडिया में मिला होता तो इंडिएट रख देते। अरे समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे? चाइना में मिला होता चाइनेट रख देते, समथिंग लाइक दैट। सो कहने का मेरा मतलब ये है बेसिकली कि मैग्नेट कोई स्पेशल, ऐसा कोई इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, मैग्नेट इस मैग्नीशिया नाम पे रखा गया है। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि उस गांव में लोगों ने ऑब्जर्व किया कि उनके पांव भारी हो जाते हैं, तो लोहे को कुछ अट्रैक्ट करने वाली चीज वहां पर कोई है जो लोहे को अट्रैक्ट करती है, और वो चीज का नाम हमने मैग्नेट रख दिया। तो कुछ लोग, वो जो चीजें थी उन्हें वो मिली पत्थरों में, काले काले से पत्थर थे, जिसे उन्होंने उठाया और उसे नाम दे दिया, उस जमाने में नाम दिया, ये तो मैग्नेट तो हमने बाद में नाम दिया है, उन्होंने नाम दिया लोड स्टोन। अब ये लोड स्टोन नाम क्यों दिया? उसका रीजन ये था कि कुछ लोग जब पत्थर तोड़ तोड़ के ले गए अपने घर, क्योंकि उन्हें जब मालूम पड़ा ऐसी कुछ अजीब चीजें जो कि लोहे को पकड़ती है, तो वो लोग भी खेलने कूदने के लिए, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए घर ले गए। तो उन्होंने दीवार से लटका के रखा हुआ था, मतलब दीवार पे एक धागा बांधा, ऊपर घर पे छत पे एक धागा बांधा और वहां से लटका के रखा हुआ था। तो ये जो चीज थी, ये जो बंदा था, ये बेसिकली मुड़ के कहीं और चला गया। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, यानी कि लटकाया आपने ऐसे है, लेकिन आप इसको छोड़ के चले गए तो थोड़ी देर के बाद ये ऐसे हो जाता है। अब आपने इसे अगर हिला भी दिया तो भी ये घूम फिर के ऑसिलेट होके बाद में रुक के इधर ही चला जाता है। तो हमेशा ये एक ही डायरेक्शन में जाता है। हमें आज मालूम है ऐसा क्यों जाता है, क्योंकि अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड है और ये उस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहना चाहता है। तो बेसिकली उस जमाने में मालूम नहीं था, तो उस जमाने में लोगों ने सोचा कि अच्छी बात है ना, अगर कोई चीज ऐसी है कि जो एक ही डायरेक्शन में रहती है तो इसको तो हम रास्ता बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे अगर हमने एक चीज में बंद किया, कंपास बनाया और कहीं भी लेके गए, तो बेसिकली हमें मालूम रहेगा कि हाँ ये इधर देख रहा है और हम ऐसे चल रहे हैं, तो हम ऐसे ही आए थे। फिर बेसिकली लिसन, हम अगर कोई और एंगल से आए हैं तो वो एंगल खाली याद रखो कितना एंगल था। तो फिर आप कहीं भी भटके तो लौटने में आपको आसानी तब होगी जब आप उसी एंगल पे चल के रिटर्न आएंगे। तो लोगों ने कंपास बनाया, सॉरी एक्सक्यूज मी, तो लोगों ने कंपास बनाया
एंड लिसन, दुनिया में सबसे पहले कंपास किसने बनाया? तो ऐसा कहा जाता है कि नाव चलाने के लिए, कश्तियां पानी में चलाने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए सबसे पहले दुनिया में जो कंपास बनाया, कंपास, मैग्नेटिक कंपास, रास्ता दिखाने वाला, वो बनाया है चाइना ने, ऐसा कहा जाता है। तो चाइना ने तकरीबन 2000 साल पहले दुनिया का पहला कंपास बनाया। चलो एनीवे, तो ये सब बहुत बेसिक सी बातें हो गई, हिस्ट्री हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ और नाम लिखे हैं, लेकिन ये मैग्नेटिज्म से नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। ठीक है, ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड नाम है, तो इनको हम छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट के पास क्या प्रॉपर्टीज है? मैग्नेट के पास क्या प्रॉपर्टीज है कि मैग्नेट के पास एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा कि मैग्नेट के पास जो है एक प्रॉपर्टी रहती है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उस प्रॉपर्टी को? कहते हैं कि उसके पास लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है। लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है? लाइंस ऑफ फोर्सेस। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, व्हाट आर लाइंस ऑफ फोर्सेस? तो ये मैं बनाता हूं एक मैग्नेट, ध्यान से देखिएगा। तो मेरे पास यहाँ पे एक मैग्नेट है, दिस इज द मैग्नेट। ठीक है, दिस इज अ बार मैग्नेट, एंड इसके अंदर यहां पर मेरे पास है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, इसलिए मैग्नेट को हम लोग कहते हैं डाइपोल। क्या कहते हैं? मैग्नेट को कहते हैं डाइपोल। तो डाइपोल, बार मैग्नेट को हम डाइपोल भी कहते हैं। बार मैग्नेट इज नोन एज डाइपोल। ठीक है, तो बार मैग्नेट बार शेप का है, तो बार मैग्नेट है, इसे हम डाइपोल भी कहते हैं। डाइपोल क्यों कहते हैं? बिकॉज इसके पास दो पोल्स हैं। अब होता यह है कि इसमें से, लिसन वेरी केयरफुली, इसमें से निकलती है नॉर्थ पोल में से लाइंस, और वो साउथ पोल में जाती है, लेकिन साउथ पोल में रुकती नहीं है, लौट के फिर से नॉर्थ में आ जाती है। तो यही बात वहां पर कहने की कोशिश की गई है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, दे आर क्लोज्ड लूप्स, बंद लूप्स हैं, लूप्स हैं, लूप्स। दे आर नॉट सिंपली लाइंस। वो सीधा लाइन नहीं कि कहीं से शुरू हुई और कहीं खत्म हो गई, नहीं, वो शुरू होके वहीं पर आती है, वहीं पर आती है, तो वो पूरी एक लूप है। सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक्चुअल में दे आर लूप्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे आर लूप्स। ठीक है, आई होप के बेसिक सी बात आपके भेजे में घुस रही है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस लूप्स हैं, लूप्स हैं। ठीक है, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस, इनको लाइंस ऑफ फोर्सेस क्यों कहा जाता है? अरे इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड भाई। लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी चीज को क्यों कहा जाएगा कि जब उस पर रखा गया अगर छोटा मोटा मैग्नेट, अरे जब उस पर रखा गया छोटा मोटा मैग्नेट तो उसे फोर्स फील हो। जब उसे रखा गया यहां तो उसे फोर्स फील हो, यहां उसे रखा गया यहां तो उसे फोर्स फील हो, यहां। तो अगर एक छोटे बार मैग्नेट को यहां रखा गया, एक छोटे बार मैग्नेट को, तो उसको जो फोर्स फील होगा टेंजेंशियल टू दीज लाइंस फील होगा। ये लाइंस को टेंजेंट जो है ना उस पर फील होगा, तो इसीलिए इनको कहते हैं लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज्ड लूप्स होती है, ये बात को आप याद रखेंगे। सोलेनॉइड का आप लोगों ने नाम सुना है? व्हाट इज अ सोलेनॉइड? व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड का नाम सुना है कि सुना है? सोलेनॉइड कैसा रहता है मालूम है? खाली एक वायर लो और उसको ऐसा 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 इस शेप में बांध दो। तो इस शेप में जब आप उसको बांध दोगे तो आपको देखने मिलेगा कि इसमें से भी ऐसा ही होता है कि लाइंस एक जगह से निकलती है और दूसरी जगह जाती हैं, समथिंग लाइक दैट। तो मान लो कि ऐसे करके निकल रही है, उधर जा रही है, तो ये इस तरीके से लाइंस जा रही हैं। ठीक है, इस तरीके से लाइंस इसमें से भी निकलती हैं, उधर से जाती हैं। तो बाहर मैग्नेट बिल्कुल एक सोलेनॉइड की तरह होता है। किसकी तरह होता है? सोलेनॉइड की तरह। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगर किसी ने नहीं सुना है तो सुन लो, सोलेनॉइड, इसे कहते हैं सोलेनॉइड। खाली एक वायर को ऐसा घुमा घुमा के स्प्रिंग की तरह बना दिया और उसमें करंट आई छोड़ दिया, करंट, इसमें करंट छोड़ दो, आई। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? करंट, इसमें अगर आपने आई करंट छोड़ दिया, सो बेसिकली जो करंट है घूम घूम के मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ये बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह है। सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह है। करंट के बिना सोलेनॉइड में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है, करंट छोड़ोगे तो वो मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, एक तरीके का मैग्नेट बन जाता है। अच्छा, ऐसा मैग्नेट जो करंट से मैग्नेट बनता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अरे करंट छोड़ने से जो बंदा मैग्नेट बने वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जो बंदा पहले से ही मैग्नेट है उसे कहते हैं नेचुरल मैग्नेट। क्या कहते हैं? नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात हमारी खोपड़ी में घुस चुकी है। चलिए लौट चलते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो पहला पॉइंट तो ये दिया हुआ है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, या मतलब एक मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेट की लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेट की जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अ मैग्नेट या फिर सोलेनॉइड, ये क्लोज्ड लूप्स होती है। ठीक है, क्लोज लूप्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप्स नहीं होती है।
इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में क्या होता है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो यहां से शुरू और यहाँ पे आके खत्म हो गया, बस ऐसा ही होता है, यहां से शुरू और यहाँ पे आके खत्म हो गया, कोई क्लोज लूप नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? क्लोज लूप नहीं है भाई, क्लोज लूप नहीं है। सो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज लूप है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्लोज लूप है, ठीक है। और यही बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो रहता है टैंजेंट, ठीक है। किसको टैंजेंट रहता है? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमने जो बनाई ना भाई, उसको ही टैंजेंट, अरे भाई टैंजेंट बना दो ना, टैंजेंट, ठीक है, तो टैंजेंट रहता है। अरे अकल के पुतलो, यहां पे अगर रखा मैग्नेट तो इस तरह फोर्स फील करेगा, यहां रखा तो इस तरह फील करेगा। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को अगर आपने टैंजेंट बना दिया तो उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये बात मालूम पड़ती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, अब आगे कुछ और बातें कही गई हैं, वो ये है कि नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया गिव्स द मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, लिसन, कितना लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकल रहा है और एक यूनिट एरिया में से पास हो रहा है। यूनिट एरिया, एक कंपैरिजन के लिए एक चीज ले लिए, एक चूड़ी ले ली, एक रिंग ले लिया, तो उसमें से कितना लाइन्स ऑफ फोर्स घुस रहा है, तो उतना ज्यादा पावरफुल मैग्नेट है, उतनी ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है। अरे अगर एक चूड़ी में से 4 लाइन ही जा रही है तो कमजोर मैग्नेट है, अगर उसमें से 8 लाइन जाने लगे तो पावरफुल मैग्नेट है, 16 लाइन जाने लगे और पावरफुल मैग्नेट है, 25 लाइन जाने लगे और पावरफुल मैग्नेट है, ठीक है। तो इसको मैं दिखा देता हूं, ये देख लीजिए। तो अगर एक मैग्नेट में से, सॉरी लाइंस निकल रही है, एक मैग्नेट में से लाइंस निकल रही है, ठीक है, तो ये मैग्नेट है, इसमें से लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं। सो लेट्स से कि लाइंस ऑफ फोर्स यहां से ऐसा करके निकल रही है, ठीक है, लाइक दैट। अरे सब जगह बंद होंगी बट मैं उतना नहीं बना रहा हूं डिटेल में, ठीक है। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं, ध्यान से देखते रहिए। लाइंस ऑफ फोर्सेस, ओ सॉरी, लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं लाइक दैट। वो बराबर मैं बना नहीं पाया बट समझ जाइए, आप लोग भावनाओं को समझिए, ठीक है। तो बेसिकली लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं। अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड साइज का एरिया ले लिया, स्टैंडर्ड साइज का एरिया, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज का एरिया ले लिया। तो स्टैंडर्ड साइज का हम लोग एरिया ले लेते हैं, ध्यान दीजिए, ये देखिए स्टैंडर्ड साइज का एरिया है। स्टैंडर्ड साइज का एरिया पूरी दुनिया में हर साइंटिस्ट को यही एरिया यूज करना पड़ेगा जिसका एरिया रहेगा 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एसआई सिस्टम में काम कर रहे हो, एसआई सिस्टम में तो आपको एरिया कितना लेना है, ओ सॉरी, एसआई सिस्टम में काम कर रहे हो, एसआई सिस्टम में, तो आपको एरिया कितना लेना है, 1 मीटर स्क्वायर। और अगर आप सीजीएस सिस्टम में काम कर रहे हो तो आपको एरिया कितना लेना है, सीजीएस सिस्टम में काम कर रहे हो तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? तो अगर एसआई सिस्टम में काम करोगे तो 1 मीटर स्क्वायर, सीजीएस सिस्टम में काम करोगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको इतना एरिया लेना है। और ये एरिया आपने लिया तो इस एरिया में से कितनी लाइंस पास हो रही हैं, तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया विल टेल यू हाउ पावरफुल दिस फील्ड इज। तो अगर कोई एक ऐसा बार मैग्नेट है जिसमें से कम लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है, तो एक ऐसा बार मैग्नेट ले लिया, ठीक है, जिसमें से कम लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं, कम लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है, तो ये कमजोर मैग्नेट है। क्यों? क्योंकि यूनिट एरिया में से 3 ही लाइंस जा रही है, इसमें यूनिट एरिया में से 4 लाइंस जा रही है या 6 लाइंस जा रही है, तो ज्यादा पावरफुल है। समझ में आ गया? तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को हम लोग लिखते हैं बी। बी वेक्टर है तो इसलिए इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। तो बी की जो ताकत है वो पता चलता है कितनी लाइंस ऑफ फोर्स है थ्रू अ गिवन एरिया, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस थ्रू अ गिवन एरिया। अरे समझ में आ रहा है? इसका बल्कि फॉर्मूला ही है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स अपॉन एरिया। सो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, अब हम इसे वैल्यू देख रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही है गिवन एरिया में से। एक गिवन एरिया में से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है उसे ही कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की ताकत। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से नहीं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड इज नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया, और नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो निकल रही है उसे हम कहते हैं फ्लक्स। फ्लक्स कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्लक्स। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस का शॉर्ट में नाम है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस का शॉर्ट में क्या नाम है? फ्लक्स, ठीक है, याद रखिए। सो बी इक्वल्स टू फ्लक्स अपॉन ए। वैसे फ्लक्स का जो ये सिंबल है, इस सिंबल को हम कहते हैं फाई। सिंबल का नाम फाई है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? फ्लक्स। सिंबल का नाम फाई है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? फ्लक्स। अरे जैसे सिंबल का नाम है ए, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? एम्पियर। एम्पियर मतलब करंट। अरे समझे? सिंबल का नाम है टी, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? टाइम या फिर सेकेंड। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? बहुत ही सिंपल है। तो ये आपको पता है, राइट? तो ये वाला पॉइंट हमें मालूम है। आगे क्या कहा गया है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है ना एक दूसरे को काट नहीं सकती है। तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को मैंने गलती से काट दिया, वो फास्ट बनाने में हो गया।
लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट नहीं करेगी, कोई किसी के रास्ते में नहीं आएगी। भले आप दो मैग्नेट क्यों ना रख दो, आपने दो मैग्नेट भी रख दिया तो क्या होगा मालूम है, लाइंस ऑफ फोर्स की निकल के सब बैंड हो जाएगी, पूरी लाइंस बैंड हो जाएंगी, कैसे भी करके कोशिश करेंगी कि एक दूसरे को ना टच करें। सो लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता जिंदगी में कि दो मैग्नेट्स की जो लाइंस ऑफ फोर्स है एक दूसरे को काट के निकल जाए आगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आप हमें जरा समझाइए तो सही कि क्यों नहीं हो सकता। लेकिन बहुत ही सिंपल है, अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ने एक दूसरे को काटा तो क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए। अगर दो बार मैग्नेट ऐसे रखे और उनकी लाइंस ऑफ फोर्सेस ने एक दूसरे को अगर ऐसा करके कट कर दिया, ठीक है, दो जो लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं उन्होंने अगर एक दूसरे को ऐसा करके कट कर दिया तो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। लिसन वेरी वेरी केयरफुली। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ने अगर एक दूसरे को कट कर दिया तो ये जो जहां पर कट किया ना, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट जहां पे कट किया, यहां पे अगर आपने मैग्नेट को रखा तो मैग्नेट क्या दोनों डायरेक्शन में जाएगा क्या, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, नहीं ना, ऐसा होगा क्या, दोनों डायरेक्शन में जाएगा क्या। जबकि आपने क्या कहा था कि लाइंस ऑफ फोर्सेस का मतलब है कि उनको टेंजेंट बनाया तो मालूम पड़ना चाहिए कि वो किधर जाएगा, तो यहां पे रखा तो उधर जाएगा, यहां पे रखा तो उधर जाएगा। तो जब लाइंस ऑफ फोर्सेस ही एक दूसरे को काटने लगेंगी तो यहां पे अगर मैग्नेट रखा तो किधर जाएगा मालूम ही नहीं पड़ रहा है। अब आप बोलोगे सर मालूम नहीं पड़ रहा तो क्या हुआ, काट तो सकती है, गलत, अगर काटेगी तो इसका मतलब वो इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, लेकिन जा किधर रहा है, कोई एक ही जगह पे जा रहा होगा ना, तो इसका मतलब वो काट नहीं रहा है, वहां पे एक ही लाइन है, तुमने गलती से दो लाइन बना दी है, जाएगा तो कोई एक ही जगह पे ना, अरे या तो इधर निकल जाएगा या उधर निकल जाएगा, उधर निकल जाएगा, किधर तो निकल जाएगा ना भाई। तो बेसिकली प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कहीं तो निकल जाएगा, लेकिन वो ऐसा ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो इसका मतलब तुमने लाइंस ऑफ फोर्स ही वहां पे गलत बनाई हुई है, लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी हो ही नहीं सकती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो कहने का मतलब ये है कि इंटरसेक्शन पर कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन फिजिक्स में अलाउड नहीं है, ठीक है, सो इट्स नॉट पॉसिबल। तो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इस बात को हम खोपड़ी में पूरी तरीके से घुसा लेंगे, लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। तो बेसिकली यहां पर कुछ और बातें लिखी, हाँ ये लिखा है वो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखो मैंने आपको बताया था ना, सो इट इज व्हाट, फ्लक्स अपॉन एरिया। सो मैग्नेटिक फील्ड होती है मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया, समझ गए। सो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो आपको मिल जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये जो फ्लक्स होता है ना, इसका यूनिट होता है वेबर, वेबर WEBER, साइंटिस्ट है, 2 महीने पहले इसका बर्थडे गया है, इसका बर्थडे था 2 महीने पहले। सो वेबर इज बेसिकली फ्लक्स, ठीक है, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, सो वेबर पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम लोगों ने एक और प्यारा नाम दे दिया टेस्ला। बार बार कौन वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलेगा, तो इसलिए इसको हमने नाम क्या दे दिया, टेस्ला नाम दे दिया, व्हाट, टेस्ला, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला, ये हो गया SI यूनिट, ठीक है। लेकिन एक दूसरा यूनिट भी है गाउस, तो गाउस करके भी यूनिट है, इसको गाउस बोलते हैं, भाई गॉस नहीं है ये, गॉस इंडिया में बोलते हैं, इसका असली नाम गाउस है, गाउस। तो बेसिकली टेस्ला एक यूनिट है, गाउस एक यूनिट है, और एक टेस्ला 10,000 गाउस के बराबर है। 10⁴ का मतलब क्या होता है, एक के बाद 4 जीरो, तो 10,000 गाउस के बराबर होता है एक टेस्ला। इस बात को सभी लोग याद रखेंगे, समझे क्या नहीं समझे अकल के पुतलो। अच्छा, एक और चीज साइंटिस्ट लोगों ने नोटिस की, मैं बता देता हूं आपको क्या चीज नोटिस की, बहुत ही अजीब चीज है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। सो लिसन वेरी केयरफुली। साइंटिस्ट लोगों ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी, मैं बता देता हूं क्या देखा। साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि जो ये मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट की जो लंबाई होती है, मैग्नेट की जो लंबाई होती है, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, मैग्नेट की जो लंबाई होती है, ये लंबाई बेसिकली इसे हम कहते हैं, मतलब पूरे मैग्नेट की लंबाई, पूरे मैग्नेट की लंबाई में बराबर बनाया नहीं मैंने, फिर से बना देता हूं, ध्यान से देखिए। तो पूरे मैग्नेट की जो लंबाई है, ये लंबाई यहां से यहां तक, इसे कहते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक लेंथ, क्योंकि ये ज्योमेट्री के हिसाब से नजर आ रही है। ज्योमेट्री के हिसाब से नजर आ रही है का मतलब क्या होता है, अरे मतलब सामने नजर आ रही है भाई, स्केल रख के बाजू में मेजर कर सकते हैं, बाजू में स्केल रख के, रूलर रख के, फुट पट्टी रख के बेसिकली मेजर कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक लेंथ है ये, ज्योमेट्रिक लेंथ, ठीक है। लेकिन असलियत में इसके जो पोल्स होते हैं वो आखिर में नहीं होते, पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो लास्ट में नहीं होते बल्कि थोड़े से अंदर होते हैं। तो यहाँ है नॉर्थ पोल, यहाँ है साउथ पोल, थोड़े से अंदर है, तो नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है।
तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो मैग्नेट की असली लेंथ है वो ये वाली है। और आज के बाद से हम कभी भी ज्योमेट्रिक लेंथ की बात नहीं करेंगे, हम जब भी लेंथ कहेंगे मैग्नेटिक लेंथ ही कहेंगे। तो ये लेंथ है मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। और ऐसा देखा गया कि मैग्नेटिक लेंथ छोटी होती है ज्योमेट्रिक लेंथ से, तो मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ 5/6 टाइम्स ज्योमेट्रिक लेंथ होती है। ज्योमेट्रिक लेंथ का 5/6 होता है मैग्नेटिक लेंथ। इस बात को याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल है, इट्स इजी। सो मैग्नेट कितना भी लंबा हो, 5/6 कर दो उसकी लेंथ का, उसके अंदर वहां पे उसके पोल्स लोकेटेड होंगे। अच्छा, मैग्नेट को हम लोग कोशिश ये करते हैं कि सेंटर पे ओरिजिन माने और यहां से यहां उसकी हाफ मैग्नेटिक लेंथ एल बोले और हाफ मैग्नेटिक लेंथ यहां बोले एल, यानी कि मैग्नेटिक लेंथ टोटल मिला के हो जाती है 2L। अरे ओरिजिन सेंटर में ले लिया तो यहां से यहां गए तो एल है, यहां से यहां गए तो एल है, तो पूरा कितना रहेगा, 2L रहेगा। तो 2L इसकी मैग्नेटिक लेंथ है। अरे समझ में आया अकल के पुतलो, समझ में आया? इट इज वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है ना। चलो आगे देखते हैं। सो ये हो गया मैग्नेटिक लेंथ के बारे में। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। एक बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एंड एट द पॉइंट ऑन द इक्वेटर। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहती है एक्सिस पर और इक्वेटर पर, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर दैट। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ध्यान दीजिए, हम लोग आ चुके हैं ब्लैक बोर्ड पर। अब यहां पर हम लोग देखते हैं बेसिकली कि जो एक मैग्नेट है उसके अगर एक्सिस पर कोई पॉइंट रखा हुआ एक पॉइंट, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। सो लेट्स चेक दैट। सो मैं बना रहा हूं यहाँ पे एक बार मैग्नेट, ठीक है, ये हमारा एक बार मैग्नेट बन चुका है। अभी जो बार मैग्नेट है इसकी जो लंबाई है हम सभी जानते हैं, इसकी लंबाई यहां से L है और यहां से भी L है। 2L इसकी लंबाई है। ये इसका सेंटर है, इसे नाम देते हैं O। और ये है साउथ, ये है नॉर्थ पोल। सो यहां पर है नॉर्थ पोल, यहां पर है साउथ पोल, ठीक है। तो साउथ पोल हो गया, ओरिजिन हो गया और ये नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। अब लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि एक पॉइंट इसकी एक्सिस पर लाई कर रहा है। लेट्स से हम मान लेते हैं कि इसकी कोई एक एक्सिस है, तो एक्सिस पर एक पॉइंट लाई कर रही है। एक्सिस हम बना दे रहे हैं। सो दिस इज द एक्सिस, ये पूरा इसका एक्सिस है, ठीक है। तो एक्सिस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है। थोड़ा सा छोटा बनाता हूं, बहुत ज्यादा ही बड़ा बन गया। सो इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है। मान लो यहां पर इसका एक पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। इसके एक्सिस पर एक पॉइंट है, वो पॉइंट का हम लोग नाम रख देते हैं P। इस पॉइंट का नाम हम रख रहे हैं P, ठीक है। इस पॉइंट पर इस बार मैग्नेट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो लिसन, अब हम करेंगे क्या, पता कैसे करेंगे, सुनिए। यहां पर रखेंगे एक छोटा सा नॉर्थ पोल, छोटा सा नॉर्थ पोल। हालांकि अकेला नॉर्थ पोल इस दुनिया में होता नहीं है, लेकिन हम ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे, अजम्पशन करेंगे, मान लेंगे कि मान लो कि अगर यहां पे एक नॉर्थ पोल रखा हुआ है तो क्या होगा। छोटा सा टेस्ट नॉर्थ पोल, उसको बोलते हैं टेस्ट नॉर्थ पोल। टेस्ट एक छोटा सा ख्याली पुलाव वाला, मतलब असलियत में नहीं है, ऐसा मान रहे हैं, इमेजिनरी है। तो टेस्ट नॉर्थ पोल, तो सिर्फ टेस्ट नॉर्थ पोल एक रख रहे हैं यहां पे। समझो इस बात को, बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो टेस्ट नॉर्थ पोल हमने यहां पे रख दिया है। अब ये नॉर्थ पोल के साथ होगा क्या, जाहिर सी बात है कि ये नॉर्थ पोल उस नॉर्थ पोल को पुश करेगा। तो यहां पर बनेगी एक मैग्नेटिक फील्ड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्या करेगा कि ये नॉर्थ उस नॉर्थ को पुश करेगा, है ना, ये उसको पुश करेगा। एक सेकंड को कलर चेंज कर लेता हूं, तो पुश करेगा, ओके, इस तरीके से। थोड़ा सा ऊपर ले लूं, बराबर नहीं बना है ना, चलो ठीक ठाक है, ओके, हाँ अब सही है। तो नॉर्थ जो है, नॉर्थ को क्या करेगा, पुश करेगा। इसका हम नाम रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ड्यू टू नॉर्थ। वैसे इतना लंबा नाम रख के फायदा नहीं है, इसको सिर्फ BN रख देते हैं, ठीक है। सो B ड्यू टू नॉर्थ पोल, ओके। अब सुनिए, साउथ पोल वाला देख लेते हैं। साउथ पोल वाला क्या करेगा, अरे साउथ पोल वाला उस पॉइंट को, उस नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, लेकिन साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, लेकिन साउथ पोल नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे नॉर्थ है, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट जब करेगा तो बेसिकली इस डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर आएगा, है ना, यहाँ पे एक वेक्टर आ गया, ठीक है। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। मेरी ड्राइंग गंदी नहीं है, मेरा फिजिक्स थोड़ा ठीक ठाक है, मुझे फिजिक्स की थोड़ी सी समझ है, इसीलिए मैंने एक छोटा एक बड़ा बनाया है। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। आप मुझे बताएंगे मैंने एक छोटा एक बड़ा क्यों बनाया बेटा, कोई मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। अरे इट इज डैम इजी, कम ऑन, इट्स वेरी वेरी इजी।
नॉर्थ नजदीक है तो ज्यादा ताकत से धक्का मारेगा, और साउथ दूर है तो हल्के से खींचेगा। अब जीतेगा कौन? जो नजदीक है, जो ज्यादा पावरफुल है, वो जीतेगा। तो बेसिकली जीत जाएगा नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड, साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड हार जाएगा। तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड जो आने वाली है, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड जो आने वाली है वो उसी तरफ आएगी, इस तरफ आएगी। तो आ गई फाइनल मैग्नेटिक फील्ड बी। ओह सॉरी, सो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड बी आ चुकी है, ठीक है। फाइनल मैग्नेटिक फील्ड बी हमें मिल चुकी है। सो दिस इज द फाइनल मैग्नेटिक फील्ड बी। ये फाइनल मैग्नेटिक फील्ड बी है, उस डायरेक्शन में पॉइंट करते हुए, ठीक है, उस डायरेक्शन में पॉइंट करिए फाइनल मैग्नेटिक फील्ड बी। सो मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो हमें कैसे मिली? जो नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसमें से साउथ की मैग्नेटिक फील्ड माइनस करके। ये थी नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, इसमें से इतनी साउथ की मैग्नेटिक फील्ड को हमने माइनस कर दिया तो बचा इतना। अबे समझो, अगर ये 10 है, इसमें से 4 माइनस कर दिया तो बचा 6। हाँ के ना? तो कहने का मतलब ये है कि हमने नॉर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में से साउथ की मैग्नेटिक फील्ड को माइनस कर दिया और हमें टोटल फाइनल नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। ऐसे ही मिलेगी ना बेटा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो अब लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि मैग्नेटिक फील्ड आखिर होती कितनी है। सो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक पोल की वजह से अगर किसी ने पूछा कितनी होती है तो उसका सिंपल सा आंसर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पोल की ताकत अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। जो भी डिस्टेंस होगा पोल से पोल का, वहां उसका स्क्वायर। ये पोल है पॉजिटिव पोल, नॉर्थ पोल को हम कहते हैं पॉजिटिव पोल, और साउथ पोल को कहते हैं नेगेटिव पोल। अब आप बोलेंगे सर ये प्लस एम माइनस एम क्या, ये तो आपने बताया नहीं। लिसन, एम को हम कहते हैं पोल की ताकत, पोल स्ट्रेंथ। एम का मतलब है पोल स्ट्रेंथ, और इसका जो ये रहता है यूनिट रहता है वो होता है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर इसका यूनिट है, ठीक है। पोल की ताकत होती है एम्पियर मीटर। तो नॉर्थ पोल को कहते हैं पॉजिटिव पोल, साउथ पोल को कहते हैं नेगेटिव पोल। इस बात को याद रखेंगे। तो नॉर्थ की बात चल रही है इसलिए पॉजिटिव एम लिखा हुआ है। अरे आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। साउथ पोल की ताकत जब लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे? म्यू नॉट बाई 4 पाई माइनस एम बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। तो डिस्टेंस का स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। अब लेकिन ये दोनों जब हम वैल्यूज डालेंगे यहाँ पे तो ये बात याद रखना कि प्लस और माइनस मत यूज करना, हमें सिर्फ वैल्यूज डालनी है। माइनस तो पहले ही बीच में ले चुके हैं क्योंकि हमें मालूम ही है कि एक उधर देख रहा है एक इधर देख रहा है। तो वापस से प्लस और माइनस मत डालना वरना गलत हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होने की बजाय दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आपको भी सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज लेनी है। क्या लेना है? वैल्यूज लेनी है। तो हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिर्फ वैल्यूज लेंगे। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अब आप बोलेंगे सर ये डिस्टेंस तो आपने अभी तक बताया नहीं। डिस्टेंस मैं बता रहा हूं। ये डिस्टेंस है एनपी और ये डिस्टेंस है एसपी। कैसे? अरे यहां से वहां का डिस्टेंस एनपी और यहां से वहां का डिस्टेंस एसपी। जब साउथ पोल का निकालोगे तो साउथ पोल का डिस्टेंस लोगे ना भाई, और जब नॉर्थ पोल का निकालोगे तो नॉर्थ पोल का डिस्टेंस लोगे। तो नॉर्थ पोल का डिस्टेंस एनपी है, साउथ पोल का डिस्टेंस एसपी है। समझ गए? अच्छा, ये क्योंकि ओरिजिन है, यहां से उस पॉइंट का भी तो कुछ डिस्टेंस होगा। तो ओरिजिन से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे आर। हमेशा आर कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? आर कहते हैं, स्मॉल आर। अब देखिए यहां पे मैं लिखता हूं बट, इसके आगे का स्टेप है, ठीक है। बट तो मान लो ये फर्स्ट स्टेप चल रहा था, अब हम सेकंड स्टेप पे आ गए। बट जो एनपी है वो कितना है? एनपी डिस्टेंस कोई मुझे देख के बताएगा एनपी कितना है? एनपी कितना है कोई मुझे बताएगा? अरे इट्स डैम इजी, कम ऑन। आर माइनस व्हाट? एल। आर माइनस एल। ये आर माइनस एल कैसे आया? ये देखो एनपी यहां से आता है ना, है ना, लेकिन यहां से यहां तक क्या है? आर है। तो इस आर में से अगर मैंने एल गायब कर दिया, आर में से एल गायब कर दिया तो एनपी मिल गया ना। अरे समझे भाई कि नहीं समझे? बहुत ही सिंपल है। तो एनपी इज आर माइनस एल। और एसपी कितना है? एसपी कितना है? तो एसपी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से यहां तक है आर और साथ में है एल। तो आर प्लस एल कितना है? आर प्लस एल। समझे कि नहीं समझे? आर प्लस एल। सो बेसिकली एनपी है आर माइनस एल और एसपी कितना है? आर प्लस एल। अरे सब लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को बेटा? बहुत ही सिंपल है। तो उसको लेकर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब हम एक काम करते हैं, तीसरे स्टेप पे सीधा सीधा जाते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर थर्ड स्टेप पे आ गए हम लोग। अभी थर्ड स्टेप पे हम लोग, थर्ड स्टेप हम लोग क्या करेंगे? बी की वैल्यू निकालेंगे, मतलब बी की वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बी एन डाल देंगे। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर माइनस एल का स्क्वायर। हाँ क्या ना? और फिर माइनस, अब वैल्यूज ही डालना, वैल्यूज, डोंट पुट दिस माइनस साइन मत डालना। इट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर प्लस एल का स्क्वायर। अरे जो एनपी था वो था आर माइनस एल और एसपी था वो था आर प्लस एल। समझे कि नहीं समझे?
तो बहुत ही सिंपल है। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि हम लोगों ने ये वैल्यूज तो सब्स्टिट्यूट कर दी, अब इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत है। यहाँ पे फिजिक्स खत्म हो गया, डेरिवेशन खत्म हो गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो मैथ्स बचा है। तो म्यू नॉट निकाला, 4 पाई को बाहर निकाला, एम को भी बाहर निकाला, अंदर छूट गया तो बस 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अगला स्टेप। सो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहां पर हो जाएगा r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर। आपको मालूम है ना बेटा एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम बहुत सिंपल, इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा? एलसीएम निकाल के, एलसीएम कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहां मल्टीप्लाई करते हैं और इसको वहां मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आपस में। तो जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, आर प्लस एल स्क्वायर आ गया, इसको वहां मल्टीप्लाई कर दिया, आर माइनस एल स्क्वायर आ गया, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? ए प्लस ए माइनस बी है और ये क्या है? ए प्लस बी है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है मैथ्स में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो बेसिकली ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, द होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों लिया? बिकॉज इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है। अरे समझो, ए माइनस बी, ए प्लस बी की वैल्यू मैथ्स में होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन अगर मैंने इसको भी स्क्वायर लगा दिया, इसको भी स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। समझ पाए बेटा मेरी इतनी बेसिक सी बातों को? आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, ओके फाइन। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो हम लोगों ने ये जो है लिख दिया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो लुक हियर, ध्यान से देखिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई, कम ऑन व्हाट्स हैपनिंग, इट्स नॉट मूविंग अ बिट। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस 2rl प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और एल स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अरे भैया बीच में माइनस है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2rl प्लस 2rl बन जाएगा 4rl। ठीक है, और यहाँ पे एज इट इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर रहेगा। अरे समझ रहे हो मेरे भाई के नहीं समझ रहे बच्चा? कहीं पे भी कोई स्टेप में अगर प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, सो b इज इक्वल्स टू, ध्यान देते रहिए, b इज इक्वल्स टू जो है अब हमारा आने वाला है म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं, किधर गया भाई मेरा? यहां पे मैंने कुछ तो मिस कर दिया ना बच्चा, मैंने कुछ तो मिस किया है, देखो। हाँ, मैंने m मिस कर दिया, एक m मिसिंग है ना? चलिए, आप लोग बता भी नहीं रहे यार, खाली देखे जा रहे हो, बता भी नहीं रहे हो। सो बहुत ही सिंपल सी चीज छोटी सी मैंने मिस कर दी थी। सो म्यू नॉट एम बी एस में है ना, म्यू नॉट एम बी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं m को अंदर ले रहा हूँ। ठीक है, 2 एक साइड में ले रहा हूँ, फिर 2 हाँ m ले रहा हूँ। ठीक है, l ले रहा हूँ और r ले रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ये 4rl है ना बेटा, 4rl और m है, तो 4 में से 2 इधर लिखा, 2 इधर लिखा, 4 हो गया। हाँ क्या ना, m इधर लिख दिया, हो गया, l इधर लिख दिया, हो गया, r इधर लिख दिया, हो गया, है ना? पूरा लिख दिया, सब कुछ बराबर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये क्या चीज है मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जानबूझ इसको ऐसा लिखा है, इसको मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा हुआ है। इसका ये क्या चीज है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। पोल की ताकत, पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेट की लंबाई, इसे एक नई क्वांटिटी कहते हैं, इसे कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको ऐसा आप मान सकते हो कि ये पूरे के पूरे मैग्नेट की ताकत है। अरे ये अकेले पोल की ताकत है, पोल की ताकत को जो मैग्नेट की लंबाई से मल्टीप्लाई कर दिया, अरे 12 क्या था भाई? मैग्नेट की लंबाई थी ना, तो पोल की ताकत को मैग्नेट लंबाई से मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नेट की लंबाई से, तो हमें मिल जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो देयरफॉर बी एक्सिस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस बिकम्स, ये बी एक्सिस है ना, एक्सिस वाला फील्ड है ना ये, अरे एक्सिस एक्सिस, तो इट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे आ जाएगा 2m r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा डेरिवेशन खत्म हो गया। लेकिन लिसन लिसन लिसन, सपोज एक स्पेशल केस देख लेते हैं, स्पेशल केस।
इफ मैग्नेट इज शॉर्ट, अगर मैग्नेट छोटा रहा तो आर की वैल्यू बहुत बड़ी होगी और एल की वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर। अरे अगर मैग्नेट छोटू सा रहा, मैग्नेट इतू सा रहा और पॉइंट यहां पर है, तो ये आर बहुत बड़ा है और एल बहुत ही छोटा है, तो आर का स्क्वायर एल के स्क्वायर से तो बहुत बड़ा रहेगा ना भाई। अरे हाँ के ना, अरे लिसन वेरी केयरफुली, देखो 10 2 से बड़ा है, 10 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर से बहुत बहुत बड़ा है, समझे कि नहीं समझे? अरे अकल के मतलब चेक कर लो, 10 2 से बड़ा है, लेकिन 10 का स्क्वायर यानी कि 100 2 के स्क्वायर यानी कि 4 से बहुत बहुत बड़ा है, तो एल स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे। सो इफ द मैग्नेट इज शॉर्ट, मैग्नेट अगर छोटा रहा तो आर स्क्वायर बहुत बड़ा है एल स्क्वायर से, हेंस एल स्क्वायर कैन बी इग्नोर्ड या नेग्लेक्टेड। एल स्क्वायर को हम इग्नोर करेंगे या नेग्लेक्ट कर देंगे। सो देयरफॉर द फॉर्मूला बिकम्स बी एक्सिस, बी एक्सिस कितना बन गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां पे आ गया आपका 2m अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर तो चला गया, ये आ जाएगा 2m आर क्यूब। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हो गया, दैट्स इट, इतना ही आंसर है। कैसे हुआ ये, कोई मुझे बताएगा कैसे हुआ ये? कोई बताना चाहता है कि हाउ डिड दिस हैपन, कैसे आया ये? बताएगा कोई? कोई है सज्जन व्यक्ति आप में से? अरे अकल के पुतलो, एल स्क्वायर को इग्नोर कर दिया तो एल स्क्वायर तो निकल गया, अभी आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर है तो आर पावर 4 बचा, आर पावर 4, आर स्क्वायर के भी ऊपर स्क्वायर है ना भाई, तो आर पावर 4 बचा। अब उसको कैंसिल किया तो एक आर गया ना, अरे ऊपर भी आर है, एक आर गया ना, तो नीचे आर क्यूब बचा, तो ये आंसर है इसका, ठीक है। सो बी एक्सिस इज दिस मच। अरे समझे भाई के नहीं समझे मेरी बातों को? बहुत ही सिंपल है। तो ये हो गया हमारा एक डेरिवेशन, इसका आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। अरे कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी फायदा नहीं है। देखो इसका स्क्रीनशॉट से कुछ होता है क्या, ट्राई करो इसका स्क्रीनशॉट लेने का, इट्स टू स्मॉल, ठीक है। नहीं तो एक काम करो, 2 पार्ट में लेना है, चलो मैं बढ़ा देता हूँ, तो 2 पार्ट में ले लो इसका स्क्रीनशॉट, लिया इसका स्क्रीनशॉट लिया, हो गया। चलिए अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हम लोग अब आगे जा रहे हैं एज यूजुअल, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी डायरेक्शन देख रहे हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो वापस से मैं ले रहा हूं एक बार मैग्नेट, ध्यान से देखिएगा। तो एक बार मैग्नेट मैंने ले लिया, ये है मेरा बार मैग्नेट, ठीक है। अब आपको तो मालूम है यहाँ की कहानी क्या है, कि यहाँ पर है आपका नॉर्थ पोल, या सॉरी इधर ले लेते हैं साउथ, ठीक है, जैसा उधर लिया था वैसे इधर भी ले लेते हैं साउथ, इधर ले लेते हैं नॉर्थ पोल, इधर ले लेते हैं सेंटर या ओरिजिन ओ, ठीक है, ओरिजिन ओ ले लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी एल है, यहां से यहां तक की दूरी भी एल है, ठीक है। अब एक पॉइंट है यहाँ पर पी, एक पॉइंट है जिसका नाम है पी, तो वो पॉइंट कहां पर है, एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट कहां पर है, ध्यान से देखिएगा। तो इससे ऐसा यहाँ पे ऊपर जाएंगे ना, तो यहाँ पे वो पॉइंट है, ठीक है, इस दूरी पर वो पॉइंट है, एक सेकंड में इसको हटा रहा हूँ, सादा लाइन बनाते हैं। तो यहाँ से ओ के सामने यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है पी, तो ये पॉइंट कहां पे रखा है, इक्वेटर पे रखा है। अरे एक्सिस और इक्वेटर में क्या फर्क है? अरे जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट होता है ना मैग्नेट, उसमें यहाँ पे पोल्स हैं, तो पोल्स को जोड़ने वाला होता है एक्सिस और पोल्स को तोड़ने वाला, अलग अलग करने वाला होता है इक्वेटर, 2 इक्वल भागों में बांटने वाला होता है इक्वेटर। समझ गए? इतनी बेसिक सी बात बेटा आप सभी लोग, है ना। इक्वेटर और पोल्स में आपको फर्क समझ में आया आई होप, है ना। इक्वेटर और पोल्स में, सॉरी इक्वेटर और एक्सिस में आपको फर्क समझ में आया। तो यहाँ पर एक पॉइंट है पी, यहाँ पर एक पॉइंट है पी, तो ये पॉइंट हमने ले लिया, पॉइंट पी ले लिया, ठीक है। वहां पे रख दिया एक टेस्ट नॉर्थ पोल, क्या रख दिया, टेस्ट नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ पोल उस नॉर्थ पोल के साथ क्या करेगा, उसको पुश करेगा, उसको धक्का मारेगा। तो चलिए मारते हैं उसको धक्का, तो यहां से ये उसे पुश करेगा लाइक दैट, ठीक है, इस डायरेक्शन में पुश करेगा। अरे समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं भाई? तो इस तरीके से वो पुश करेगा। अब ये क्या करेगा, ये तो उसे पुल करेगा ना, अरे ये क्या करेगा भैया, ये तो उसे खींचेगा, तो ये उसे पुल करेगा, ध्यान से देखिए, उसे पुल करेगा, ठीक है, लाइक दिस, ऐसा करके पुल करेगा, ठीक है। अरे जितना लंबा इसका फोर्स बनाया है उतना लंबा इसका फोर्स बनाना है, ये तो दूरी है ना खाली, तो दूरी के लिए आप बेसिकली बना सकते हैं सीधी सीधी सिंपल सी लाइन। तो ये दूरी है, समझिए इस बात को, अकल के पुतलो ध्यान से इस बात को समझो कि यहाँ से आपको जस्ट एक लाइन बनानी है, तो ये दूरी है, दिस इज अ डिस्टेंस। अरे ये एक दूरी है, वो एक दूरी है, ये एक दूरी है, वो एक दूरी है, फोर्स तो सिर्फ इतना ही है ना, यहाँ पे इतना और यहाँ पे इतना, ये फोर्स है, ठीक है। या फिर मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली, ऐसा मान लीजिए।
तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि नॉर्थ पोल ने धक्का मारा है वो, ठीक है, नॉर्थ पोल ने जो पुश किया है इट इज बी नॉर्थ, और यहाँ पे साउथ पोल ने जो खींचा है उस नॉर्थ पोल को दैट इज बी एस, ठीक है, बी एस मीन्स साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब ये दो वेक्टर्स एक लाइन में तो है नहीं, तो इन्हें तोड़ के सॉल्व करना होगा, इन्हें ब्रेक करके सॉल्व करना होगा। तो कैसे ब्रेक करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सो लिसन वेरी केयरफुली। अब इसको नॉर्थ वाले को तोड़ते हैं, नॉर्थ वाले को ब्रेक करते हैं। सो नॉर्थ वाले को ब्रेक करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, वी आर ब्रेकिंग द नॉर्थ पार्ट। तो नॉर्थ को ब्रेक करते हैं तो थोड़ा सा इधर आ गया, ठीक है, और थोड़ा सा इधर आ गया, तो हमने कर दिया नॉर्थ को ब्रेक, नॉर्थ को ब्रेक कर दिया। वैसे अब साउथ को ब्रेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा, साउथ को भी ब्रेक करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिए। सो अब हम साउथ को ब्रेक कर रहे हैं, कौन सा कलर चुन लूं, अच्छा वाला, प्यारा वाला, पिंकिश ले लेता हूं कुछ तो, ठीक है। तो अब साउथ को ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक कर दिया और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक कर दिया। अरे समझे कि नहीं समझे, अकल के बदलो, वो नॉर्थ को ब्रेक किया है, ये साउथ को ब्रेक किया है, लेकिन नॉर्थ और साउथ दोनों सेम दूरी पर है, दोनों की सेम ताकत है, तो जाहिर सी बात है कि ये ऊपर नीचे वाला जो ऑपोजिट वाला है ना कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा भाई। अरे हाँ के ना अकल के बदलो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, बिकॉज इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अपन एक काम करते हैं, पहले एक लाइन बनाते हैं सिंपल सी, और ये एल और एल है, ये तो हमको मालूम है, और ये एंगल को कुछ नाम देते हैं, एंगल को बोल देते हैं थीटा। कितना बोल देते हैं, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल भी थीटा है। अरे भैया हाँ के ना अकल के बदलो, ये जो एंगल है ये भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, ठीक है, ये एंगल भी थीटा है, ये दोनों एंगल थीटा है। सॉरी वहां तक कहां तक चला गया मैं, वो गलती हो जाती है और। सो यहाँ तक, ठीक है, ये एंगल भी थीटा है, सो दिस इज ऑल्सो थीटा, दैट इज ऑल्सो थीटा। अरे ये दोनों एक ही साथ में है, मैंने ऐसा ऊपर नीचे बनाया है मेरे भाई, लेकिन वो एक्चुअल में ना इधर ही है, दोनों इसी के ऊपर है, दोनों इसी के ऊपर है, लाइक दैट, दोनों एक ही लाइन के ऊपर है। मैंने वैसा बनाया ताकि आप देख सको, समझ सको। आपको एग्जाम में ऐसी हरकतें नहीं करना है, आपको ऐसी हरकतें नहीं करना है, आपको बोल के क्या करना है कि बताना है कि दोनों ऐड हो गए ना, तो एक ही लंबा वाला बना देना है। अरे आपको एक ही लंबा वाला ऐसा बना देना है बस, खाली कि दोनों ऐड हो चुके हैं, ठीक है। चलिए एनीवे, आई होप कि आप लोग बेसिक सी बात समझ पा रहे हैं, अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं उसको मिटा देता हूँ, तुम लोगों को ज्यादा तकलीफ है तो एक ही लंबा वाला बना देता हूँ कि एग्जाम में तुम्हें ऐसा बनाना है। अकल के पुतलो समझो इस बात को, बहुत ही सिंपल है। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल वाला जुड़ गया, ठीक है। अच्छा अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो थीटा के बाजू वाली साइड क्या होती है, अरे अगर ये थीटा है तो थीटा के बाजू वाली साइड क्या होती है, कॉस थीटा वाली साइड, तो ये हो गया बी एस कॉस थीटा। वैसे ये थीटा है तो इसकी बाजू वाली साइड क्या होगी, इट विल बी बी एन साइन थीटा, क्या होगा, सॉरी बी एन कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा नहीं आएगा, बी एन के बाजू वाली साइड है ना, अरे बी एन में जो एंगल है ना, बी एन का जो एंगल है उसके बाजू वाली साइड, तो बी एन कॉस थीटा। सो ये है बी एस कॉस थीटा, वो है बी एन कॉस थीटा, ठीक है, ये दोनों ऐड हो रहा है। और ये जो साइन थीटा वाला है, बी एन साइन थीटा और बी एस साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, बी एन साइन थीटा बी एस साइन थीटा कैंसिल, और बी एन कॉस थीटा बी एस कॉस थीटा ऐड। तो फाइनल फील्ड जो हमारी आ रही है वो मिल रही है बी एन कॉस थीटा और बी एन साइन थीटा से मिल रही है। एक सेकंड, मैंने कुछ गलती कर दी है कि, हाँ यार मैं गलत क्यों बोल रहा हूँ आजकल, लग रहा है मेरा दिमाग खराब हो गया थोड़ा सा। अरे हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती है। तो बी एन कॉस थीटा एंड बी एस कॉस थीटा, ठीक है। सो बी एन कॉस थीटा एंड बी एस कॉस थीटा। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बी एन और बी एस की वैल्यू तो सेम ही है ना यार, बी एन और बी एस की वैल्यू सेम है। अरे डायरेक्शन भले डिफरेंट होगा लेकिन वैल्यू तो सेम है ना दोनों की। अरे दोनों सेम दूरी पर है ना पॉइंट पी से, पॉइंट पी से सेम दूरी पर है कि नहीं है। तो जब दोनों पॉइंट बी से सॉरी पॉइंट पी से सेम दूरी पर है तो दोनों की वैल्यू सेम है। तो मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं, b इज इक्वल्स टू 2bn cos थीटा, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, परफेक्ट है ये। अब bn की वैल्यू कितनी होती है, तो पिछले डेरिवेशन में आपने देखा था, इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पोल की वैल्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सो डिस्टेंस np कितना है वो निकालना पड़ेगा, np जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर लेना है अपने को, ठीक है। सो डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अच्छा और cos थीटा भी है, cos थीटा भी है, तो ध्यान देते रहिए। अभी डिस्टेंस देखिए कैसे निकालेंगे, सुनिए, यहां से यहां तक क्या है, एल है ना, और अपन सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या लेते हैं, पिछली डेरिवेशन में भी लिया था, कितना लिया था, आर लिया था। अरे क्या लिया था भाई, यहां से यहां तक ये आर था। अकल के बुतलो याद कर लो, ये देखो किधर गया पिछला डेरिवेशन, ध्यान से देखो, ये देखो ध्यान से, ये देखो ओरिजिन से पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना था भाई, आर था ना, देखो ना लिखा हुआ है आर, है कि नहीं, तो आर था डिस्टेंस। तो वैसे ही यहां पर आपको आर डिस्टेंस लेना है, पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, आर है, इस ओ से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस कितना है, आर है। तो अगर ये एल है और वो आर है तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्यों ऐसा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, दिस स्क्वायर
प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दैट स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू वो स्क्वायर, ठीक है। सो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू हाफ, ये उसकी वैल्यू है। तो एनपी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो आ जाइए इधर। सो बी इज इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू हाफ, लेकिन ऑलरेडी बाहर स्क्वायर पड़ा हुआ है तो ये स्क्वायर भी रहेगा। अरे एनपी की वैल्यू इतनी है लेकिन बाहर स्क्वायर भी है। और कॉस थीटा का क्या करेंगे, तो कॉस थीटा के लिए ट्राइंगल में देखेंगे, ये देखो थीटा दिख रहा है, ये बाजू वाली साइड दिख रही है एल, और ये साइड दिख रही है कौन सी, हाँ यही साइड है ना, सेम है ना, सेम है ना, दोनों सेम है। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज टू हाफ। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, होता है कि नहीं होता बेटा। तो कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपको मिलेगा यहाँ पे एडजेसेंट मतलब एल और हाइपोटेन्यूज मतलब अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू 1/2 था ना ये, अरे मतलब अंडर रूट ही था बेसिकली। सो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू हाफ, ठीक है, ऐसा मिलेगा। अरे अंडर रूट को मैं हाफ लिखता हूँ ना भाई, हाँ के नाकल के बदलो। सो ये जो अंडर रूट था उसी को मैंने हाफ लिखा, रेस टू हाफ, ठीक है। तो इस तरीके से मिलेगा। अब ये जो ये है और ये 2 है, ये हाफ और ये 2 है, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये देखो यहाँ पे क्या है, m है और 2l है, ये देखो ना 2 है m है l है ना, 3 चीजें हैं कि नहीं, तो m इंटू 2l है। यहां पर देखोगे तो ये तो सिर्फ अकेला बचा, रेस टू 1 बचा, और ये रेस टू हाफ है। तो रेस टू 1 और रेस टू हाफ, मुझे बताओ a रेस टू 1 इंटू a रेस टू हाफ कितना होता है, a रेस टू 3/2, ये होता है ना बेटा। अरे लॉ ऑफ इंडाइसेस अपन ने पढ़ा हुआ है 9वीं क्लास में और 11वीं में भी है मैथ्स में। सो बेसिकली ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू 3/2, क्योंकि ये ए है, ए रेस टू 1 है, और ये ए है, ये ए रेस टू हाफ है, तो ए रेस टू 1 इंटू ए रेस टू हाफ हो जाता है ए रेस टू 3/2, तो ये आ जाएगा। तो अगला स्टेप जो है हमारा वो ये रह जाएगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, इसको कहेंगे इक्वेटर, b इक्वेटर बिकॉज इक्वेटर पे फील्ड है, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई, ये m हो गया ना m, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू 3/2, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा डेरिवेशन जो है समाप्त हो जाता है। सो डेरिवेशन समाप्त हो गया। नाउ लिसन, एक और बात सुनेंगे ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे बच्चा लोग, कि ये जो है मतलब अपना क्या कहते हैं इसे, ये तो हो गया, लेकिन फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, अगर डाइपोल शॉर्ट रहा, बार मैग्नेट शॉर्ट रहा, फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट, फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट, अगर बार मैग्नेट छोटा रहा तो क्या होगा, फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट क्या होने वाला है कि आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर से बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा, और आर स्क्वायर अगर एल स्क्वायर से बहुत बड़ा रहा तो क्या क्या हो सकता है, एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, ये बन जाएगा बी इक्वेटर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब कैसे आ गया, आर क्यूब कैसे आ गया, कोई सज्जन व्यक्ति मुझे बताएगा। अरे बहुत ही सिंपल है, एल स्क्वायर को इग्नोर कर दिया, बचा आर स्क्वायर रेस टू 3/2, हाँ क्या ना, आर स्क्वायर रेस टू 3/2 बचे ना, आर स्क्वायर रेस टू 3/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, आर क्यूब आ गया। सो दैट्स इट, तो ये हो गया बी इक्वेटर। अरे समझ में आया, तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही बचकाना सा था, इट्स डैम इजी। ओके, सो एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड और हमको ये चीज मिल गई, बी इक्वेटर इज म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यूब, दैट्स इट। सो बहुत ही बचकाना सा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फाइन, तो अब इसको आप लोग क्या करेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी इक्वेटर वाला डेरिवेशन है, वो था एक्सिस वाला, ये है इक्वेटर वाला, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वो था इक्वेटर वाला, सॉरी वो था एक्सिस वाला, ये है इक्वेटर वाला, ठीक है, इक्वेटर। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो अब चलते हैं हम लोग तीसरे डेरिवेशन की ओर, ध्यान दीजिएगा। तो तीसरा डेरिवेशन किस बारे में है, लिसन, तीसरा डेरिवेशन एकदम जनरल डेरिवेशन है। वो डेरिवेशन ऐसा है, कुछ देखिए ध्यान से देखिएगा। तो ये मान लेते हैं कि हमारा एक बार मैग्नेट है, थोड़ा सा मैं नीचे बनाता हूं उसको। तो यहाँ पे हमारा एक बार मैग्नेट है, ध्यान से देखिए, ठीक है। एंड जो है बार मैग्नेट तो ये हो गया। अब इसमें नॉर्थ साउथ सब किधर है, तो इधर है आपका नॉर्थ, इधर है आपका साउथ, और बेसिकली इधर है हमारा क्या है, ओरिजिन है ना, इधर ओरिजिन है, ओरिजिन। तो नाउ लिसन वेरी केयरफुली, अब हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे कि वो जो पॉइंट है ना वो एक्सिस पर है ना वो इक्वेटर पे है, बल्कि यहां कहीं बीच में, यहां पे पॉइंट लेंगे, ठीक है। पहले एक लिया एक्सिस पे, एक लिया इक्वेटर पे, अब लेंगे यहां पे इन जनरल। तो ध्यान दीजिए, तो यहां पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं इस तरफ पे, ये है पॉइंट पी, और ये जो दूरी आपको मालूम है हमेशा से ये आर होती है, ठीक है। तो ये जो है मैं बस एक लाइन खाली खींच दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। लाइन क्यों खींच रहा हूं, अरे जस्ट ऐसे ही बताने के लिए, एक रेफरेंस लाइन है ये, ठीक है, एक रेफरेंस लाइन है। और यहां पर एक एंगल बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि एंगल बन रहा है, ये एंगल है थीटा, दिस एंगल इज थीटा,
अरे समझे क्या नहीं समझे? तो ये क्या एंगल है थीटा, ये है पॉइंट पी, ये थीटा एंगल ले लिया, आर ले लिया, तो पॉइंट पी जहां जहां होगा वैसे वैसे थीटा उसको चेज करेगा, चेज करेगा मतलब पीछे दौड़ेगा। पी इधर है तो एंगल भी थीटा कम हो जाएगा, एंगल थीटा बढ़ जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, वहां पे 0 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो बहुत ही सिंपल है। तो ये है पॉइंट पी जिसका डिस्टेंस है आर, और ये है एंगल थीटा। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। सो लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। ये जो मतलब अभी हमारे पास बार मैग्नेट है, इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है एम, मैंने क्या कहा था, पूरे मैग्नेट की जो ताकत होती है, देखो छोटे से पोल की ताकत स्मॉल एम है, लेकिन पूरे मैग्नेट की ताकत क्या होती है, एम इंटू 2L। याद आ रहा है, मैंने भी बताया था कि पोल इंटू ये दूरी। अरे हाँ क्या ना भाई, ये बताया था ना मैंने। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेट की ताकत है, मैग्नेट की ताकत वो होती है एम, और उस ताकत का एक डायरेक्शन भी है, उसका एक डायरेक्शन है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ। अच्छा बाय द वे, मैंने पिछली बार से थोड़ा अलग बना दिया, मैं चाहता हूं कि सेम सेम हो ताकि कहीं भी आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे लेते हैं साउथ, यहाँ पे लेते हैं नॉर्थ। पहले भी ऐसे लिया था ना, SON बन रहा था, ठीक है, सन बन रहा था, सन बेटा बन रहा था, ठीक है। तो बेसिकली ये है साउथ, ये है ओरिजिन, और ये है नॉर्थ। अब ध्यान से आप लोग जरा देखिएगा, साउथ है ओरिजिन नॉर्थ है, साउथ है ओरिजिन नॉर्थ है, और ये है एंगल थीटा। इस बात को जरा याद रखिए। यहां पे ताकत जो होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, आज के बाद से किसी ने पूछा आपसे सवाल तो आप एक ही जवाब देंगे कि इसका जो डायरेक्शन होता है वो ये होता है, दिस इज डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ होती है, न कि नॉर्थ से साउथ, ये बात याद रखना। डाइपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ होती है, डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, हमेशा याद रखना। तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है जिसका नाम है एम, ठीक है, इसका नाम क्या है, एम है, इसका नाम है एम, ध्यान देंगे सभी लोग। तो इसका नाम है एम, डाइपोल मोमेंट का नाम है एम, और एम होता है साउथ से नॉर्थ। अब क्योंकि ये एक वेक्टर है, वेक्टर के दो टुकड़े कर सकते हैं, तो हम वेक्टर के दो टुकड़े करेंगे, वो देख लीजिए दो टुकड़े कैसे हैं, देख लीजिए। एक टुकड़ा हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से, तो एक टुकड़ा बना देते हैं मैग्नेट का, वो है इधर, ध्यान से देखिएगा, एक टुकड़ा ऐसे बना दिया, ठीक है, ये एक टुकड़ा हो गया। और एक टुकड़ा बनाएंगे इस तरीके से, लाइक दिस। अभी हम कैसे बना पा रहे हैं मैं आपको बताता हूं, डोंट वरी। ये कैसे बनाया है मैं आपको बताता हूं। ये थोड़ा बराबर तो बना नहीं है, बट मैं ट्राई करता हूं इसको थोड़ा सुधारने का। नहीं, बराबर नहीं बना है, ठीक है, ओके ओके, अब ठीक है। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सुनिए। अरे अकल के पुतलो, अगर एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है, अगर एक वेक्टर इस तरीके से है, एक वेक्टर ऐसा है, तो उसको आप ऐसा और ऐसा तोड़ सकते हो ना भाई। अगर एक वेक्टर ऐसा है तो उसको एक ऐसा और एक ऐसा तोड़ सकते हो कि नहीं, ब्रेक कर सकते हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल ब्रेक कर सकते हो यार, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो मैंने वही किया कि एक वेक्टर इतना लंबा सा था, उसको मैंने ऐसा और ऐसा करके तोड़ दिया, दो पार्ट में तोड़ दिया। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, वेक्टर को तोड़ सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वेक्टर्स कैन बी रिजॉल्व। तो आप ध्यान से जरा सुनिएगा, वेक्टर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर एक आ गया और यहां पे एक आ गया, तो ये जो बंदा है इसका नाम मैं रख रहा हूं एम डैश, और इसका नाम रख रहा हूं एम डबल डैश। अरे दो बंदे हो गए ना, एम के दो टुकड़े हो गए, जो इधर देख रहा है वो एम डैश है, जो उधर देख रहा है वो एम डबल डैश है। समझ में आ रहा है? नाउ लिसन वेरी केयरफुली, अगर इस मैग्नेट को देखें, अरे बाबा मैग्नेट तो ये एक ही था, ये अकेला ही मैग्नेट है, लेकिन हमने ऐसे क्या मान लिया कि ये मैग्नेट के दो टुकड़े हैं। समझ में आया? तो उस हिसाब से अगर देखने हो गए, तो ये जो मैग्नेट है, ये वाला जो मैग्नेट है, इसके इक्वेटर पे वो पॉइंट पी लाई कर रहा है, इसके इक्वेटर पे वो पॉइंट पी है, इसके इक्वेटर पे पॉइंट पी है। फाइनल फील्ड जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। कैसा? अरे लिसन, ये जो बंदा है इसके इक्वेटर पे ना पॉइंट पी, अरे इसके इक्वेटर पे, और इक्वेटर पे फील्ड कैसी रहती है? इधर रहती है। सो ये हो गया बी इक्वेटर। और ये जो मैग्नेट है, इसके एक्सिस पर है ना पॉइंट पी, एक्सिस पर है पॉइंट पी, तो ये जो फील्ड है वो है बी एक्सिस। और इस बात को समझिए, अकल के पुतलो, अगर भूल गए तो मैं नीचे लाके दिखाता हूं, ध्यान से देखो, ये देखो, ध्यान से देखो, ये देखो। अगर तुम इक्वेटर की बात करोगे ना, इक्वेटर की बात करोगे, यहां पर ये है मैग्नेट और ये है इक्वेटर, तो फील्ड पीछे जा रही है, देखो, अरे फील्ड ऐसे पीछे जा रही है। तो हमने तो वहां पे कैसा लिया हुआ है, ध्यान से देखो, हमने कैसा लिया हुआ है, हमने ये बंदे को ऐसा लिया हुआ है, अरे भैया हमने बंदे को ऐसा लिया हुआ है, ऐसा ऐसा, तो ये है इक्वेटर, ये है इक्वेटर, तो फील्ड पीछे जाना चाहिए।
तो गई ना फील्ड पीछे। मेरे भाई समझ पाए इतनी बेसिक सी बात को कि नहीं समझ पाए आप लोग? बहुत ही बचकानी सी बात है। इस बात को आई होप कि आप सभी के सभी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सो बहुत ही बचकानी सी बात है, ठीक है। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि ये तो पीछे जाती है। और अगर मैं बात करूंगा एक्सिस की बात करूंगा, अगर मैं एक्सिस की बात करूंगा तो फील्ड सामने जाती है। देखो ये देखो, अगर एक्सिस की बात करूंगा, ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस है बेटा, तो फील्ड सामने जाती है, ठीक है। तो इक्वेटर रहेगा तो फील्ड पीछे जाती है, एक्सिस रहेगा तो फील्ड सामने जाती है। इस बात को सभी लोग अपने दिलो दिमाग में बसा लीजिए हमेशा हमेशा के लिए। तो ये जो है ये बंदा, इसका ये एक्सिस है, इसमें सामने फील्ड जाएगी, और ये जो बंदा है इसका ये है इक्वेटर, तो फील्ड पीछे जाएगी, ठीक है, फील्ड पीछे जाएगी। ओके, इस तरीके से है। चलिए एनीवे, तो ये हो गया बी इक्वेटर, ये हो गया बी एक्सिस। तो जो फाइनल फील्ड है वो कैसे मिलेगी? इन दोनों का वेक्टर एडिशन, यानी कि पैरेललोग्राम लॉ। तो ये है फाइनल फील्ड। समझ में आया कि नहीं समझ में आया भाई मेरे? समझ पाए बेटा आप लोग कि नहीं समझ पाए? तो ये जो एंगल है, इसे हम अल्फा कह देते हैं। अरे ये कुछ तो एंगल है ना भाई, इसे अल्फा कह देते हैं। तो इस डायरेक्शन के हिसाब से ये जो अल्फा एंगल है ना, ये जो अल्फा एंगल है, इस पर ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो अभी बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा बी इक्वेटर का स्क्वायर प्लस बी एक्सिस का स्क्वायर अंडर रूट। कैसे बनाइए? अरे भाई ये तो नॉर्मल सा हो गया ना भाई, पाइथागोरस थ्योरम हो गया ना। अरे अगर ये चीज बी इक्वेटर है तो ये चीज भी तो बी इक्वेटर है, दोनों ही बी इक्वेटर है ना। तो ये बी इक्वेटर और ये बी एक्सिस, ये बी इक्वेटर ये बी एक्सिस, हाँ क्या ना, अकल की बदलो। तो बेसिकली ये है आपका बी इक्वेटर और ये है बी एक्सिस। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक बी की वैल्यू क्या आएगी? बी एक्सिस का स्क्वायर और बी इक्वेटर का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो वो हमें वैल्यू आ चुकी है, बहुत ही सिंपल सी। तो बी इक्वेटर का स्क्वायर और बी एक्सिस का स्क्वायर का अंडर रूट हमने निकाल लिया, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। इसको भी आगे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखिएगा। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल दे रहा हूं। तो वैल्यूज कैसे डालेंगे बेटा? इसको अंडर रूट लिखेंगे बड़ा सा, यहाँ पे लिख देंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई। इक्वेटर के लिए क्या आता था? एम आता था, लेकिन अपना एम नहीं है, अपना एम डैश है। तो एम डैश और डिस्टेंस सेम है, तो आर क्यूब और स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो ये है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। ये अपना एम आता है यहाँ पे, लेकिन 2 भी आता है क्योंकि एक्सेस वाला है ना, एक्सेस वाला। तो 2m आता है, लेकिन अपना एम नहीं, अपना एम डबल डैश है, ठीक है, अपॉन आर क्यूब स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। अरे अकल के पुतलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये जो इक्वेटर वाला बंदा, इक्वेटर की फील्ड जो बना रहा है ना, इक्वेटर वाला बंदा, ये देखो इक्वेटर वाला बंदा, ये एम डैश है। एक्सिस वाला बंदा जो है, एक्सिस वाला बंदा वो एम डबल डैश है। इक्वेटर वाला बंदा, अरे इसकी वैसे ही फील्ड है ना भाई, वहां पे ऐसी इक्वेटर। तो इक्वेटर वाला बंदा जो है एम डैश है, एक्सिस वाला बंदा एम डबल डैश है, हाँ क्या ना, एम डैश एम डबल डैश, ठीक है। तो अब ये एम डैश और एम डबल डैश क्या है ये लास्ट में देखेंगे, डोंट वरी। पहले इसको थोड़ा जो सेम चीजें हैं सबको साइड में निकाल लेते हैं, सबको साइड में हटा देते हैं। तो म्यू नॉट 4 पाई और आर क्यूब, ये तीनों सेम चीजें। तो बेसिकली लिसन वेरी केयरफुली, इनको निकाल लेते हैं साइड में स्क्वायर में। यहाँ पे बचेगा खाली एम डैश का स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 2m डबल डैश का स्क्वायर, है ना, 2m डबल डैश का स्क्वायर। अरे यहाँ पे m डैश का स्क्वायर है और वहां पे 2m डबल डैश का स्क्वायर है, अकल के पुतलो, हाँ क्या ना। तो बिल्कुल परफेक्ट है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से देखिए। तो यहां पर ये है m, अरे m तो ये है ना, और ये है आपका m डबल डैश, और ये है आपका m डैश, और थीटा के बाजू में कौन है? ये बंदा है ना, थीटा के बाजू में। तो जो थीटा के बाजू वाला रहता है वो क्या होता है? कॉस वाला होता है। तो m डबल डैश इज नथिंग बट m कॉस थीटा, और जहां पर थीटा नहीं है वो वाला बंदा क्या होता है? साइन थीटा। सो m साइन थीटा, ये हो गया m कॉस थीटा, वो हो गया m साइन थीटा, m कॉस थीटा m साइन थीटा। समझे अकल के पुतलों के नहीं समझे? तो ये हो गया m कॉस थीटा, वो हो गया m साइन थीटा। आई होप कि आपको बेसिक सी बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली मैं वही चीज सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। अंडर रूट, अच्छा एक सेकंड सुनो, ये तो पूरा स्क्वायर में है ना, तो रूट से बाहर निकाल लो। तो दिस बिकम्स म्यू नॉट बाई 4 पाई आर क्यूब, है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आर क्यूब, रूट से बाहर आ गया, अंदर बच गया खाली m cos थीटा, सॉरी ये साइन थीटा वाला है, m डैश क्या साइन थीटा वाला है, तो m साइन थीटा, m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे स्क्वायर में है ना, m डैश की जगह क्या लिखेंगे? m साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर में तो m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 हो जाएगा, 2 का क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा, और m डबल डैश का क्या बन जाएगा? m साइन थीटा, तो m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी m डबल डैश कॉस वाला है, सॉरी कॉस है, साइन नहीं है, कॉस है, क्या है? कॉस है।
कॉस है, तो एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अरे हाँ के ना अकल के बदलो। अरे बाबा ध्यान से देखो, एम डैश क्या है बेटा, एम साइन थीटा, एम डबल डैश क्या है, एम कॉस थीटा, है कि नहीं बच्चा लोग। तो बहुत ही सिंपल है। तो यहां पर जो अपने को आएगा वो देखो कैसे आएगा। अब एम स्क्वायर भी कॉमन है, उसको बाहर निकालो, रूट की भी बाहर ले लो, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यूब, अंडर रूट में रह जाएगा 1 प्लस 4, सॉरी एक सेकेंड, अगर मैं ध्यान से देखूं साइन स्क्वायर थीटा को, तो क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो लिख सकता हूं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या है 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अरे हाँ के ना अकल के बदलो, हाँ के ना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे है 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिए। तो ये बन जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यूब, और यहां पर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ क्या ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। सो बेसिकली दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यूब। ये मैंने बराबर लिखा है ना, हाँ बिल्कुल परफेक्ट ही लिखा है मेरे ख्याल से, राइट। कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं दिख रही है आपको बच्चा लोग, मिस्टेक दिख रही है, कोई मिस्टेक है क्या। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है मेरे ख्याल से, तो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर कहीं मिस्टेक लग रही है तो बता दीजिए। अगर माइनस लिख दिया, हाँ ये माइनस में मिस्टेक है, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो यही होता है क्या ना, कभी कभी टीचर्स भी मिस्टेक कर बैठते हैं गलती से, तो हम लोग से गलती हो जाती है, ठीक है, इंसान ही है ना। तो ये माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा है और ये प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो प्लस ही आएगा ना। अरे 4 बड़ा है कि 1 बड़ा है मेरे भाई, 4 बड़ा है ना, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा ना, प्लस 3 आएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही सिंपल है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, बहुत ही सिंपल है। ठीक है बच्चा लोग, बहुत ही सिंपल है। तो ये आ गया अपना बी एनीवेयर। पहले बी क्या लिखा था, इक्वेटर लिखा था, फिर बाद में क्या लिखा था, बी एक्सिस लिखा था। अब ये बी क्या है, एनीवेयर है। अरे कोई भी पॉइंट है ना, रैंडम पॉइंट, सो बी एट एनी रैंडम पॉइंट, रैंडम पॉइंट। बी कहां पर निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर निकाल रहे हैं, रैंडम पॉइंट पर निकाल रहे हैं, बी एट रैंडम पॉइंट। सो 3 cos square theta plus 1, ठीक है। सो बी एट रैंडम पॉइंट P इज हाउ मच, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos square theta plus 1। अब लिसन वेरी केयरफुली, ये तो बहुत ही सिंपल सा मस्त एकदम फॉर्मूला हमको आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सुनिए, अगर 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 ये पॉइंट P यहां से हटके यहां पहुंच जाए तो थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा कितना हो जाएगा भाई, तो थीटा हो जाएगा 0। थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो अब ध्यान से देखिए, अगर ये पॉइंट P यहां सामने आ जाए तो थीटा 0 हो जाएगा। तो इधर देखो, ध्यान से देखो, 0 डालो 0, तो cos 0 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 इंटू 3 क्या होता है 3, 3 प्लस 1 क्या होता है 4, होता है कि नहीं होता है, और 4 का रूट क्या होता है 2। तो आपको मिल जाएगा, स्पेशल केस देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, स्पेशल केस। सो इफ पॉइंट P इज ऑन एक्सिस, अगर पॉइंट P एक्सिस पर है तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0। सो cos 0 हो जाएगा 1, cos स्क्वायर भी हो जाएगा 1, 3 इंटू 1 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4, 4 का रूट हो जाएगा 2। तो ये बन जाएगा बी एक्सिस, जो कि था म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। पहले भी आ चुका है अपने को, ये पूरा डेरिवेशन किया ना इसका। और दूसरा स्पेशल केस क्या होगा, दूसरा स्पेशल केस क्या होगा कि इफ पॉइंट P इज ऑन इक्वेटर, अगर इक्वेटर पे रहा तो क्या होगा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो बी इक्वेटर क्या बन जाएगा, देखो जरा, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब। कैसे आया ये, ध्यान से देखो कैसे आया, ये देखो, थीटा को अगर डाल दिया हमने 90, तो cos 90 क्या होता है 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 3 0, 0 प्लस 1 1, 1 का रूट 1, खाली 1 ही आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी, है ना। तो इक्वेटर और एक्सिस वाला आ गया ना बेटा। अरे ध्यान से देखो अकल के पुतलो, ध्यान से देखो, देखो बहुत ही सिंपल है बच्चा लोग, ध्यान से देखो। तो यहां पर जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, तो ये हो गया बी एक्सिस, है ना, बी एक्सिस है ये, ठीक है, बी एक्सिस है 2m बाई आर क्यूब। अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से देखो, ये दिखा, ये क्या है, बी इक्वेटर है ना। और दोनों चीज हमने यहां से ऑब्टेन कर ली। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये पूरा एक ही बार में तो नहीं आएगा, आप लोग आधा आधा करके स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो यहां पर हाफ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया बेटा, हाफ स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए इसको मैं ऊपर कर रहा हूं, थोड़ा छोटा कर देता हूं, शायद ये आ जाए एक साथ पूरा। राइट, आ गया है ना, हो गया ना। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया बेटा। तो बहुत ही सिंपल है, आई होप कि आपको समझ में आया है ये डेरिवेशन। नाउ लेट्स गो बैक टू टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक में हम लोगों ने मैक्सिमम पार्ट जो था वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मैक्सिमम पार्ट। सो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सो यहाँ पर जो है ये टेक्स्ट बुक है, इसका मैक्सिमम पार्ट हम खत्म कर चुके हैं। ये बस खाली वो बताया ये डायग्राम में कि जो आपका सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड और जो बार मैग्नेट होता है वो बिल्कुल एक समान होता है। बार मैग्नेट है एंड ये सोलेनॉइड है। डायग्राम जरा अच्छे से नहीं आए, पता नहीं टेक्स्ट बुक के डायग्राम क्यों अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे इसके अंदर। ओके, एनीवे, हाँ, अब ये अर्थ के बारे में कुछ बात किया, अर्थ के बारे में। तो अर्थ के बारे में चलिए आइए बात कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना, अर्थ के बारे में, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, फिर हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप लोग कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या बात करने वाले हैं। लिसन वेरी केयरफुली। सो अर्थ जो है, अर्थ, अगर आप ध्यान से देखेंगे अर्थ को, तो अर्थ में ऐसा मान सकते हैं आप, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। देखो ये जो अर्थ है, अर्थ का ये होता है नॉर्थ पोल, लेकिन ये तो ज्योग्राफिक नॉर्थ है ना। ज्योग्राफिक नॉर्थ मतलब क्या, जो अर्थ के लैंड मासेस के हिसाब से, जमीन के हिसाब से, अर्थ की जो जमीन है वो इस तरीके से घूमती है, अर्थ जो है वो ऐसे घूमता है, तो उसके हिसाब से ये नॉर्थ पोल कहलाता है और ये कहलाता है साउथ पोल। लेकिन अर्थ का मैग्नेट ऐसा नहीं है, अर्थ का मैग्नेट ऐसा नहीं है। अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, इमेजिनरी मैग्नेट है। अर्थ के अंदर कुछ चीजें जो रोटेट होती हैं जिससे मैग्नेटिज्म पैदा होता है, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि अर्थ में एक बार मैग्नेट छुपा हुआ है। तो अर्थ का बार मैग्नेट में कैसा है, टिल्टेड है, उसका नॉर्थ और साउथ ऐसा है। अरे बाबा, अर्थ का जो मैग्नेट का नॉर्थ साउथ है वो ऐसा है। ये तो ज्योग्राफी वाला नॉर्थ साउथ है भाई, लेकिन जो मैग्नेट का नॉर्थ साउथ है वो यहाँ है, मैग्नेट का नॉर्थ साउथ यहाँ है। तो इसी को हमने यहाँ पे नॉर्थ और साउथ बनाया। और आप देख सकते हैं कि थोड़ा उल्टा है, ज्योग्राफी का नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, और मैग्नेट का नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है। अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ उल्टा है। समझ पा रहे भाई कि नहीं समझ पा रहे? ओके, तो लिसन, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये जो चीज है, अर्थ के मैग्नेट का साउथ इधर आता है और अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ इधर आता है। ये बात आपको तो समझ में आ चुकी है। लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो कुछ अलग ही कहानी लिखी हुई है, जियो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड यहाँ पे कहीं पे नीचे कहीं जियो मैग्नेटिक साउथ दिख रहा है। अरे ये क्या चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट वरी, बिल्कुल भी फिक्र ना करें। सो हैव नो फियर व्हेन प्रोफेसर भैया इज हियर, है ना। बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको एक काम करता हूँ, ब्लैक बोर्ड पे ले जाता हूँ, तब जाके आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आएंगी। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिए। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, बहुत ही ध्यान से। ये देखिए, हमारा जो भूमि है, हमारी जो भूमि है, हमारी जो पृथ्वी है वो ये है, ठीक है। अब बेसिकली इसमें यहां पर है हमारा, लिसन वेरी केयरफुली, ये देखो मैं बनाता हूं, ये है हमारा, एक सेकंड उल्टा बना दिया, ये है हमारा ज्योग्राफिक एक्सिस। इसका नाम क्या है, ज्योग्राफिक एक्सिस। ध्यान से देखिए, ये है ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस, ठीक है। और ये है ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये है ज्योग्राफिक साउथ, ठीक है। ज्योग्राफी वाला नॉर्थ, ज्योग्राफी वाला साउथ। फिर हमारे पास और एक एक्सिस है, ये देखो, ये वाला एक एक्सिस है, ठीक है। अरे अच्छा खासा लाइन बना दिया मैंने यार। चलो, ये वाला एक एक्सिस है, वैसे थोड़ा सा उल्टा है, अच्छा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। सो लिसन वेरी केयरफुली। तो यहां से भी एक हमारे पास एक और चीज है और इसका नाम है, ध्यान से देखेंगे इसका नाम क्या है। सो इसका जो नाम है वो है मैग्नेटिक एक्सिस। इसको मैग्नेटिक एक्सिस भी बोल सकते हैं या फिर जियो मैग्नेटिक एक्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है, जियो मैग्नेटिक एक्सिस भी कह सकते हैं। और इसका जो नॉर्थ है वो उल्टा है, ठीक है। तो अर्थ का मैग्नेट का एक्सिस है ये, और इसका नॉर्थ उल्टा है। तो इसका जो ज्योग्राफिक नहीं, सॉरी, इसका जो नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ, वो यहाँ है और मैग्नेटिक साउथ यहाँ है। लेकिन लिसन वेरी केयरफुली, दुनिया में जो सुई है, कंपास है, नीडल है, वो हर नीडल खोजती मतलब इसको साउथ को खोजते यहाँ पहुंच जाएगी। तो नीडल जब होगी तो नीडल कैसी होगी, ध्यान दीजिएगा, नीडल कैसी होगी। सो नीडल जो होगी वो ऐसी होगी, बहुत ही ध्यान से देखिए, एक सेकंड उल्टा बना दिया।
नीडल ऐसी होगी, ऐसी। नीडल का जो नॉर्थ है उसको साउथ को दिखेगा ना, अरे अर्थ के मैग्नेट को साउथ को, अर्थ के मैग्नेट के साउथ को नीडल का नॉर्थ दिखेगा। तो नीडल का नॉर्थ, लिसन वेरी केयरफुली, हाँ, तो नीडल का या मैग्नेट का नॉर्थ वो अर्थ के साउथ को देखेगा, तो इसे हम कहते हैं अर्थ और मैग्नेट का मिला के जियो मैग्नेटिक नॉर्थ, और इसे कहते हैं जियो मैग्नेटिक साउथ। अरे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को देखने वाला, अर्थ और मैग्नेट के बीच में इंटरेक्शन वाला नॉर्थ यहां पे है। समझो, अकल के पुतलो, फिर से सुनो। ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक नीडल, तो बेसिकली जियो मैग्नेटिक नॉर्थ, जियो मैग्नेटिक साउथ। क्यों? क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ, अर्थ का मैग्नेटिक साउथ इधर है, और ये जो चीज है ये है ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ। अरे डैम इजी है, कम ऑन, बहुत ही सिंपल है। तो दुनिया का हर मैग्नेट इधर देखेगा, ठीक है, इधर देखेगा। और क्योंकि ये दोनों के बीच में इतना बड़ा गैप नहीं है, बहुत ही नजदीक चिपके हुए हैं। अरे मैंने बहुत बड़ा गैप बना दिया गलती से, बहुत ही चिपके हुए, एकदम नजदीक नजदीक है, ऐसा है, इतना भी नहीं है तो इतने नजदीक है। तो इतने नजदीक हैं तो भले ये सुई इसको देख रही है, मैग्नेट के साउथ को, अर्थ के मैग्नेट के साउथ को भले देख रही है, लेकिन लगता ऐसा है कि नॉर्थ को देख रही है, अर्थ के नॉर्थ को देख रही है, तभी तो उसको रास्ता दिखाने के काम में लेते हैं। अरे अकल के बदलो समझो, ये जो मैंने बनाया है ना भैया, ये बहुत ही एग्जैजरेटेड फिगर है, ये इतना दूर ही नहीं है, ये ऐसा है मेरे भाई, ऐसा है, ऐसा। तो सुई देख रही है इधर, तो सुई इधर देख रही है, तो ऐसा लगता है कि इसको देख रही है, नॉर्थ को देख रही है, इसलिए इसको हम लोग रास्ता बताने के लिए यूज करते हैं। समझ में आ गया? ये है ज्योग्राफिक इक्वेटर, ये है मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, क्योंकि मैग्नेट इधर है तो ये हो गया मैग्नेटिक इक्वेटर, और अर्थ ऐसा है तो ये हो गया ज्योग्राफिक इक्वेटर, ठीक है। अर्थ ऐसा है ज्योग्राफिक इक्वेटर, मैग्नेट ऐसा है मैग्नेटिक इक्वेटर। समझ में आ गया? इस वक्त 11:30 का एंगल है दोनों के बीच में, 11:30 डिग्री, बहुत ही छोटा सा एंगल है, बहुत ही छोटा सा एंगल है, ठीक है। ओके, चलो ये तो हम लोग को समझ में आ गया। वापस जाते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ। टेक्स्ट बुक की तरफ ध्यान दीजिए प्लीज, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। टेक्स्ट बुक हम लोग ध्यान दे रहे हैं, ओके। तो ये सब कुछ समझ में आया है ना भाई? ये तो बहुत ही सिंपल था। अब ये मैग्नेटिक एक्सिस क्या है समझ में आ गया, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है वो भी समझ में आ गया। ये सब बहुत ही बचकानी सी चीजें हैं, ठीक है, ये कोई भी समझ सकता है, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ज्योग्राफी, अच्छा हाँ, अब सुनिए सुनिए, ये देखिए, ध्यान से देखिए, इधर देखिए। अभी आप पृथ्वी पर कहीं तो खड़े हैं, किसी भी देश में खड़े हैं। जब आप किसी भी देश में जाके खड़े हो गए, लिसन वेरी केयरफुली, आप किसी भी देश में गए और वहां जाके खड़े हो गए, ठीक है, किसी भी देश में जाके आप खड़े हो गए, कोई भी देश है ना, अरे यहाँ पे अपना इंडिया है बाबा, यहाँ पे अपनी भारत माता है, कम ऑन, जानते हो ना बेटा, तो यहाँ पे अपना इंडिया है। सो बेसिकली थोड़ा प्यार से नहीं बना पाया मैं, तो लिसन वेरी केयरफुली, यहाँ पे अपना इंडिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे यूएसए है, यहाँ पे अफ्रीका है, ये पूरा एशिया है। तो आप जिस भी देश में खड़े हो, उस देश में अगर सुई लेके खड़े हो गए ना, सुई, तो सुई कहां जाएगी? अबे सुई घूम जाएगी बे, तुम भले कैसे भी खड़े हो, तुम भले कैसे भी खड़े हो। तो लिसन, तुमको क्या करना है, सुनो, क्या करना है, किसी देश में जाने का, पूछने का नॉर्थ साउथ किधर है, तो वो नॉर्थ साउथ जो तुम्हें बताएगा, वो जो नॉर्थ साउथ तुम्हें बताएगा, वो कैसा वाला बताएगा? अर्थ के ज्योग्राफी वाला नॉर्थ साउथ बताएगा कि भैया ज्योग्राफी का नॉर्थ इधर है, ज्योग्राफी का साउथ इधर है। उसको क्या मालूम मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ किधर है? अरे वो तो नॉर्मल आदमी है ना। तो किसी को भी पूछो भाई नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा है, साउथ डायरेक्शन कौन सा है, उसने बोला ये है नॉर्थ, ये साउथ, तो तुम भी ऐसी कैसी खड़े हो जाओ, मतलब तुम ऐसे करके बात कर रहे थे उससे, उसने बोला इधर है नॉर्थ, तो ऐसे खड़े हो जाओ, हाँ क्या ना। अब सुई निकालो अपनी जेब से, वो सुई कहीं तो जाएगी, तो सुई घूम के कहीं तो जाएगी, सुई घूम के कहीं तो जाएगी, सुई जहां भी चली जाए, जो भी एंगल पे चली जाए, जो भी एंगल पे, उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन याद रखना, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन। सुई अपनी जगह से हिल गई, अरे तुम खड़े थे इधर नॉर्थ साउथ में, सुई चली गई इधर, तो ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। थीटा भी बोलते हैं इसको, कैपिटल डी भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है अकल के पुतलो? ये हो गया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अच्छा ये तो हो गया, सुई जो थी यहां से यहां पहुंच गई। अब जो सुई यहां पहुंच गई, तो तुम भी है ना ऐसे घूम जाओ भाई, तुम ऐसे खड़े थे ना नॉर्थ साउथ देखते हुए, अर्थ का नॉर्थ साउथ। अब ये अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ साउथ में चली गई सुई, मैग्नेट के नॉर्थ साउथ में, तो तुम भी ऐसे घूम जाओ, तुम ऐसे घूम गए। अब सुई को है ना, ऐसी जो थी ना सुई, उसको ऐसा कर दो, सुई जो ऐसी थी उसको ऐसा कर दो, अरे खड़ा कर दो सुई को, तो सुई ऊपर या नीचे भी जाती है। तो सुई जितना नीचे या फिर जितना ऊपर गई, मान लो ऊपर गई है सुई, जितना ऊपर गई उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप।
ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, अरे बराबर नहीं लिख पाया ना, इंक्लिनेशन या फिर डिप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डिप कहते हैं, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर डिप। ठीक है, कितना ऊपर या नीचे गई, अरे जाती है ऊपर नीचे, अर्थ की लाइंस ऑफ फोर्स भी तो ऐसी ऐसी है ना, उड़ उड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है अर्थ की लाइंस ऑफ फोर्स, तो नीडल भी ऐसा खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो नीडल जितना बाजू में गई डिक्लिनेशन, नीडल जितना ऊपर या नीचे गई तो इंक्लिनेशन, नहीं तो डिप, इंक्लिनेशन डिप, इंक्लिनेशन डिप, समझ गए। लेकिन इसको भी डिप बोल सकते हैं, इसको भी इंक्लिनेशन बोल सकते हैं, एक ही बात, दोनों एक ही वर्ड है, समझ गए, खोपड़ी में बातें घुसी। अच्छा लिसन, ये नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साउथ, अर्थ का नॉर्थ साउथ, अर्थ का नॉर्थ साउथ, ज्योग्राफी का नॉर्थ साउथ। तो जहां तुम खड़े हो ना अर्थ के नॉर्थ साउथ में, इसे कहते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन। और मैग्नेट का नॉर्थ साउथ इधर है, तो जब तुम ऐसे खड़े हो जाओगे इसे कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, तो मैग्नेटिक मेरिडियन में आ गए, तो ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। अरे खोपड़ी में बातें घुसी तुम्हारे कि नहीं घुसी, अकल के बुदलो। आई होप कि तुम लोगों को बेसिक सी बात है समझ में आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो खत्म हो गया, ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म है, ध्यान देते रहिए। ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये देखो मैग्नेटिक एक्सिस, अर्थ के मैग्नेट की एक्सिस हो गया, मैग्नेटिक इक्वेटर, उसको जो एक सर्कल बना दिया उसके बीच में से, ठीक है ना, वो मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया। ये थियरी पार्ट है, पढ़ लेना आराम से। ज्योग्राफिक मेरिडियन, जब तुम लोग खड़े हो, जिस प्लेन में खड़े हो, ये प्लेन है ना, वर्टिकल प्लेन जो अर्थ को आधे आधे पार्ट में बांट रहा है, अरे अर्थ एक बॉल है, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ, तो एक प्लेन काट रहा है, एक चाकू से काट रहा है अर्थ को, ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो वर्टिकल प्लेन, अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक एक्सिस। वैसे मैग्नेटिक मेरिडियन, एक चाकू यहां से काट रहा है, ठीक है, तो बेसिकली हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। फिर डिक्लिनेशन एंगल, जो मैंने आपको बता दिया, एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, क्या है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, यहां पे आ जाओ, किधर गया, और इंक्लिनेशन, देखो इंक्लिनेशन किधर लिखा है भाई, लिखा भी है कि नहीं लिखा है, कहीं तो लिखा होगा, वो दिखाई नहीं दे रहा खाली। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली इन लोगों ने क्या किया, ये डायग्राम बनाया है जो थोड़ा अजीब सा है, मैं इसको बोर्ड पे समझाता हूँ, यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है, यहाँ पे बराबर दिख भी नहीं रहा है, तो इसको बोर्ड पे समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये देखिए ध्यान से, इधर ध्यान दीजिए। तो अर्थ है ना, मान लीजिए खुली किताब है, अर्थ जो है मान लीजिए एक खुली किताब है, एक ऐसा है और थोड़ा सा एक ऐसा है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, ये शायद है ना टेढ़ा मेढ़ा करने का हमको इसमें अलाउड नहीं है। लेट्स चेक, लेट्स सी, होता है टेढ़ा मेढ़ा, नहीं होता है, नहीं होता है, वैसा वैसा शेप नहीं बनता है, कोई बात नहीं। तो देखिए एक ऐसा खुली किताब की, अरे ये क्या हो रहा है भैया, हमारे साथ तो खेल हो रहा है। ओके, सो अर्थ एक खुली किताब है, ध्यान दीजिए, लाइक दिस, अर्थ एक खुली किताब की तरह। अरे बाबा ये देखो, ये देखो, तुम्हें याद है यहाँ पे ज्योग्राफिक मेरिडियन था, वहां मैग्नेटिक मेरिडियन था, ऐसा ऐसा था ना भाई। तो वैसे ही ऐसा मान लेते हैं कि इस तरफ अभी मान लेते हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन है, अरे ये मैग्नेटिक मेरिडियन है मेरे दोस्त, और मान लेते हैं कि ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है। सो दिस इज माय ज्योग्राफिक मेरिडियन। समझ में आ रहा है बेटा, नहीं समझ में आ रहा है, चलो एक और बार, एक और बार थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा जिंदगी आसान बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो चीज है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसको ऐसा मान लेते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, अरे कोई भी दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। और एक ऐसा है, तो ये है आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो आप खड़े थे यहां पे देखते हुए, मैं ऐसा खड़ा था इधर देखते हुए, मैं उधर देखते हुए खड़ा था, उधर देखते हुए, अरे उधर मतलब उधर नहीं देखना है, लिसन वेरी केयरफुली, मैं ऐसा खड़ा हुआ था, ये था ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ, सुई घूम गई इधर, तो ये है मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ। तो ये जो एंगल बन गया, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब मैंने सुई जो यहाँ पे मैं जब पहुंच गया, यहाँ देखो ना, ये देखो सुनो, उधर खड़ा था ज्योग्राफिक मेरिडियन, इधर आ गया मैग्नेटिक मेरिडियन, सुई को टेढ़ा कर दिया, सुई को टेढ़ा कर दिया, तो सुई ऊपर या नीचे गई, मान लो नीचे गई, तो सुई आ गई है यहां पर, सुई यहां पर आ गई, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल, एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन, या इसको हम लोग कह सकते हैं आई, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डिप या आई। अब यही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है, अगर ये पृथ्वी है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 मतलब चलती रहती है ना अपने डायरेक्शन में। लिसन लिसन समझो, अरे ऐसे करके है ना, इसका शेप देखो ना,
इट्स लाइक दैट, है ना, इस तरीके से। कल के पुतलो ऐसे देखो ना कैसे चलती है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके चल रही है, ठीक है, ऐसे चल रही है मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड के दो टुकड़े कर लेते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पार्ट, इसको कहते हैं वर्टिकल पार्ट। वो बी एच है, ये बी वी है। तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। हाँ क्या ना, बी इज इक्वल टू बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। और फिर ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये कैसे मिलेगा, tan of I is equal to tan of I is BV by BH। tan क्या होता है, what is tan? tan क्या होता है, tan थीटा इज सामने वाली अपॉन बाजू वाले, सामने वाली अपॉन बाजू वाले। सामने वाली कौन है, BV, बाजू वाली कौन है, BH। अरे हाँ क्या ना, कल के बदलो। तो सामने वाली BV है, बाजू वाली BH है, ठीक है, ये लिख दिया। सो यू गेट tan, दैट्स इट, बस इतना ही है। इस चैप्टर के अंदर इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो देख लेते हैं भाई, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बीवी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, लिखा है कि नहीं लिखा है, बीवी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर अंडर रूट। और tan थीटा लिखा हुआ है, थीटा थीटा नहीं, tan आई अपन ने लिया था, इन लोगों ने आई के बदले फाई लिया है, इट्स ओके, नाम में कुछ नहीं रखा है। तो tan आई या tan फाई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, बीवी अपॉन बी एच, दैट्स इट, द चैप्टर इज ओवर। ये अर्थ की फील्ड विल्ड दिखाया है इसके अंदर, ठीक है, वो सोल्यूशन है, वो मतलब एक न्यूमेरिकल है वो, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है मेरे दोस्तों। तो हमने पूरा का पूरा चैप्टर 2 आवर्स के आसपास लगभग खत्म कर दिया है। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको सच में समझ में आया, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें बताइए, हमें फीडबैक दीजिए कि हम कैसे और इम्प्रूव करें चीज़ों को। मैं आपको टेलीग्राम का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हम वहां पर आपको नए नए कोर्सेज की जानकारी देते रहेंगे, और ये जो पूरा कोर्स चल रहा है हमारा, इसके पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो अभी एग्जाम का वक्त चल रहा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।